Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नस्ट के 2026 के एडमिशंस अनाउंस कर दिए गए हैं। नस्ट 2026 के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट के नेट 1 के लिए, नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए, तो आपने टेस्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है। नस्ट इस दफा कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर। नस्ट के अंदर अगर अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, नस्ट की तैयारी कैसे करनी है, नस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पोर्शन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नस्ट के अंदर स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई किया जाता है, नस्ट में स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, फाइनेंशियल एड मिलती है, क्या होता है नस्ट का, किस तरीके का पैटर्न होता है। इन तमाम चीजों को हम आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर नस्ट में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है तो क्या नेट 1 लाजमी तौर पे दें या फिर नेट 2 दें या नेट 3 दें या नेट 4 भी दें। तो भाई इन तमाम क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक चीज जहन में रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट, नस्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी है। एक राउंड के अंदर कम से कम 10-10 हजार बच्चा अप्लाई करता है। नस्ट के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान से कम 50,000 बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है। उन बच्चों के अंदर से पोजीशन लेकर आना, उन बच्चों में से अच्छे डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन हासिल करना या उन बच्चों के अंदर से टॉप के ऊपर एडमिशन सिक्योर करना इज रियली रिमार्केबल। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सेकंड नंबर के तो उन तमाम बच्चों के अंदर से पोजीशन लेकर आना, इट्स अ रियली रिमार्केबल थिंग। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट के ऊपर, नस्ट के 2026 के जो एडमिशन अनाउंस किए गए हैं। भाई नस्ट की मेन वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे पास इस तरीके का डेटा शो अप हो रहा होता है। याद रखिएगा नस्ट के अंदर अगर आप अप्लाई करने तो हम लाजमी तौर पे आपको रिकमेंड करेंगे कि आप नस्ट के अंदर एक से ज्यादा टेस्टों को दें। भाई नस्ट के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट के टेस्ट के अंदर कंप्लीट एप्टीट्यूड सिलेबस आता है। एप्टीट्यूड सिलेबस का मतलब होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड, इन तमाम बोर्ड से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। स्पेसिफिकली जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल गाइड ये होती है कि भाई आप खुदारा प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि नस्ट के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। किसी भी एग्जाम के अंदर नस्ट के किसी भी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो भाई जो ए लेवल्स का बच्चा है हमें पता है वो कहां पे वीक है, जो एफएससी का बच्चा है हमें पता है वो कहां पे वीक है। इसीलिए हमारी जो बैचेस की क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से हर साल नस्ट में पोजीशन आती है। इस साल नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन, पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन, 25वीं, 26वीं, 28वीं एंड देयर वर मल्टीपल पोजीशन टॉप 10 जो हमारे बैचेस से आई। उसके पीछे रीजन क्या था कि भाई आपको हर सब्जेक्ट 2 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। वीक डेज में भी क्लासेस होंगी, वीकेंड पे भी क्लासेस होंगी, ताकि आप 100% फुली प्रिपेयर हो सके नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, पेपर पैटर्न सिखाया जाता है। इसके अलावा आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। वीकली टेस्ट अलग होते हैं, मॉक टेस्ट अलग होते हैं, एफएलपीज अलग होते हैं, देन आपकी प्री बुक और आपकी हाफ ईयरली बुक के एग्जाम्स अलग कंडक्ट हो रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नस्ट यूनिवर्सिटी के इस साल के स्केड्यूल के ऊपर, नस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंस कर दिया गया है कि भाई इस साल नस्ट यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 1 की जो टेस्ट की डेट्स आपके पास अनाउंस हुई हैं वो 22 नवंबर ऑनवर्ड है, और टेस्ट का फॉर्म फिल करने की डेट्स हमारे पास आ रही हैं 5 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर के दरमियान। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के नेट नंबर 1 में अप्लाई करना चाहते हैं, नस्ट का नेट नंबर 1 सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा 22 नवंबर से लेके दिसंबर तक। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ज्यादा दिसंबर तक एक्सपेंड होता जाएगा। नस्ट का नेट नंबर 2 इस्लामाबाद में भी होता है, कराची में भी होता है, कोयटा में भी होता है, सही है। नेट नंबर 3 जो नस्ट का होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगेन इस्लामाबाद में होता है। नस्ट का नेट नंबर 4 आपके पास कराची में भी होता है, आपके पास इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, गिलगित के अंदर भी होता है। रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, तो आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल नेट के एग्जाम्स में अपीयर हों। देखो थोड़ी सी पैसे लगेंगे मगर आप यकीन मानिए आपको इसका बड़ा फायदा होगा। देखो एक वो बच्चा जो सिर्फ एक नेट के अंदर अपेयर होता है और स्कोर करता है 140 का, उसके बरक्स एक वो बच्चा जो पहले नेट के एग्जाम में अपेयर होता है, लेट्स सपोज 96 का स्कोर करता है, फिर नेट नंबर 2 के अंदर 142 का स्कोर करता है अपनी गलतियों से सीख के। जब आप मल्टीपल चांसेस को लेते हैं, जब आप मल्टीपल नेट के राउंड्स को देते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट यूनिवर्सिटी, अगर नस्ट आपकी ड्रीम है, उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करना सीखो, उसकी हिफाजत करना सीखो, उसके लिए जी जान लगा दो। तो भाई आपने नस्ट के मल्टीपल एग्जाम्स में अपेयर होना है। लेट्स सपोज अगर आप कराची में रहते हो या कोयटा में रहते हो, आप नेट 2 नेट 4 दो, कोई इशू नहीं है, मगर अगर दे सकते हो तो इस्लामाबाद जाके नेट के एग्जाम्स भी दो। अगर दे सकते हो मैं रिकमेंड लाजमी तौर पे करूंगा। अक्सर बच्चे जाते हैं जिनकी ड्रीम वाकई में नस्ट होती है, वो उसके लिए फिर कुर्बानी भी देते हैं। तो भाई बताने का मकसद ये है कि नस्ट का नेट नंबर 1 इस्लामाबाद में हो रहा है।
अच्छा, एक कॉमन मिथ होती है कि भाई नेट नंबर 1 के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीट सिलेबस आएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आज 5 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक आप नर्स के नेट नंबर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 21 नवंबर तक। अच्छा, एक और चीज बड़े मजे की होती है नर्स के अंदर कि लेट सपोज अगर कोई बच्चा है वो टेस्ट का फॉर्म पहले फिल कर ले तो उसकी टेस्ट की डेट पहले नहीं होगी भाई, आपको नर्स खुद कहता है कि आपकी मर्जी है, टेस्ट की डेट कोई भी सेलेक्ट कर लो, सही है ना। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 अक्टूबर वाले दिन भी टेस्ट का फॉर्म फिल करे, फीस सबमिट करवाए, तो जरूरी नहीं है कि आपकी टेस्ट की डेट 22 नवंबर की होगी, नहीं। आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, मैं फॉर्म फिल करने का तरीका भी सिखाऊंगा, तो नस्ट आपको खुद इजाजत देगा, खुद आपसे कहेगा कि भाई आप पे डिपेंड करता है। आप लेट सपोज आपके पास जब आप नस्ट का फॉर्म फिल करोगे और आपकी फीस वेरीफाई हो जाएगी, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट दी टेस्ट डेट, तो आप हो सकता आपके पास पहले दिन 22 नवंबर की डेट आ रही होंगी, सही है। जैसे ही 22 नवंबर के तमाम स्लॉट्स फिल हो जाएंगे तो फिर 23 नवंबर की डेट स्टार्ट हो जाएगी, 23 नवंबर के स्लॉट फिल हो जाएंगे, 24 नवंबर, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, इस तरीके से 21 नवंबर तक आपके पास दिसंबर के अंदर टेस्ट की डेट शो होती जाएंगी। 21 नवंबर तक अगर आपने खुद से टेस्ट की डेट नहीं ली तो नस्ट आपको रैंडमली जो भी उसके पास स्लॉट अवेलेबल होगा उस पर आपको टेस्ट की डेट दे देगा। तो कोशिश करो 20 नवंबर तक आप टेस्ट की डेट सेलेक्ट कर लो, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर नर्स के टेस्ट के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर आपके पास इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, उसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। जबकि नर्स सोशल साइंसेस या बिजनेस स्टडीज के लिए आपकी प्रॉपर आपका नर्स का बिजनेस मैथ्स का और इंग्लिश का टेस्ट होता है, बिजनेस इंग्लिश का। तो हमारे बैचेस के अंदर आपकी बीकेट की तैयारी यानी कि बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी अलग कवर करवाई जा रही होती है, इंजीनियरिंग की तैयारी अलग कवर करवाई जा रही होती है। तो भाई अगर आपने अभी तक नर्स की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। सेकंड नंबर के ऊपर नर्स की जो सीरीज नंबर 2 होगी उसकी रजिस्ट्रेशन दिसंबर से लेकर जनवरी के दरमियान होगी, और इस्लामाबाद के अंदर ये जनवरी के अंदर टेस्ट होगा, जबकि कराची और कोयटा के अंदर फरवरी और मार्च में हो रहा होगा। नर्स के नेट नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन फरवरी से लेकर अप्रैल तक होगी, और नर्स के नेट नंबर 3 का आपके पास जो टेस्ट होगा सिर्फ इस्लामाबाद में अप्रैल में होगा। जबकि नर्स के नेट नंबर 4 की आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून के ऊपर होगी, और नर्स का नेट नंबर 4 आपके पास इस्लामाबाद में जून में होगा, जबकि कराची, कोयटा या गिलगित के अंदर आपके पास जुलाई के अंदर होगा, सही है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो नर्स के नेट नंबर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नेट नंबर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेट के नंबर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेट नंबर 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना बड़ा जरूरी है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर नर्स कहता है कि सीरीज नंबर 1 की हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट कर दी, और ये आपके पास जो टेस्ट कंडक्ट होगा 22 नवंबर को होगा। दूसरे नंबर के ऊपर नर्स जो सेकंड पॉइंट कह रहा है, इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू पीईसी रेगुलेशन कि नर्स हैज डिजाइन एन ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मैंडेटरी मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ 8 weeks duration of FSC pre-medical students who do not take the additional mathematics and applying for the engineering program. These students apply for the NET 2026 must complete the course before 15th जुलाई 2026। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो बेटा, वो तमाम स्टूडेंट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप नर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आपका एमडी कैट करने का दिल नहीं है, एमडी कैट 25 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, आपका कोई दिल नहीं है एमडी कैट मजीद देने का, तो मेरे प्यारे शागिर्दों आप नर्स के अंदर बिल्कुल जा सकते हो, आप नर्स के लिए बिल्कुल तैयारी भी कर सकते हो, आपके टेस्ट में प्रॉपर मैथ्स का पोर्शन आएगा। मगर अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जाते हो तो उसके लिए आपको बाद में 15 जुलाई से पहले पहले नस्ट की वेबसाइट के ऊपर एक मैथमेटिक्स का कोर्स होगा, वो आपको नस्ट से परचेज करना होगा, परचेज होकर उसको क्लियर भी करना होगा, जिसकी तकरीबन फीस 35,000 से 40,000 के दरमियान है। तो भाई ये बेवकूफी है मेरे नजर में, क्यों, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, इसी तरीके से इस दफा नस ने एक और धमाका किया है। नस ने कहा है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट जो कि एफएससी प्री मेडिकल बैकग्राउंड की हैं, जो कि सीएस के प्रोग्राम्स में भी जाना चाहते हैं, जो कि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में भी जाना चाहते हैं और उन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया हुआ, तो उन लोगों को एक डेफिशिएंट मैथमेटिक्स का कोर्स 6 क्रेडिट आवर का नस से खुद लेना पड़ेगा जब उनका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। यानी कि ये इन बच्चों की अब बचत नहीं हो रही। देखो, प्री मेडिकल का स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको आगे चल के बड़ा मसला होता है, क्योंकि उसने कैलकुलस नहीं पढ़ी हुई, उसने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, लिमिट्स नहीं पढ़ी हुई, और इंजीनियरिंग पूरी की पूरी आपके पास जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उस पर स्टैंड करती है। तो इसीलिए नस्ट क्या कह रहा है कि भाई तुम अगर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, अगर तो तुम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें एडमिशन से पहले 15 जुलाई से पहले पहले नस्ट की वेबसाइट पे जो कोर्स है वो हमसे परचेज करके उसको खरीद के पढ़ना होगा और उसको टेस्ट क्लियर करना होगा। और अगर तुम कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें हम एडमिशन तो दे देंगे, मगर एडमिशन के बाद तुम्हें अपने सेमेस्टर के कोर्सेज के
के अंदर एक एडिशनल कोर्स लेना पड़ेगा और वो 6 क्रेडिट आवर का कोर्स कंप्लीट एक ईयर में तुम्हें करना होगा। तो भाई ये भी आपके पास महंगा कोर्स है, क्योंकि नस के 1 क्रेडिट आवर की फीस होती है 20 से 22,000 रुपए, यानी कि तकरीबन ये आपके पास 60-70,000 रुपए का कोर्स आपको ये भी पढ़ना है। सही है ना? द पॉइंट इज दैट सिंपल, द पॉइंट इज दैट कि खुदारा आप लोगों को इतना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूं कि भाई प्री मेडिकल के तमाम मेरे प्यारे छात्रों, आप खुदारा एडिशनल मैथ्स के एग्जाम दे दो, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप एड मैथ्स के एग्जाम्स को देते हो ना, तो एड मैथ्स के फॉर्म्स आपको आपके बोर्ड ऑफिस से मिलेंगे। जाने आने का खर्चा तकरीबन आपका 1000-2000 से ज्यादा का नहीं होना। उसके बाद अगर आप खाना पीना भी कर लो, वो भी 5000 से कम का ही रहेगा। उसके बाद सिंपल आप एप्टीट्यूड की जब तैयारी हमसे आप कर रहे हो, भाई आपके नस के पेपर के अंदर प्रॉपर मैथ्स का पोर्शन जब आएगा, जब आप एप्टीट्यूड लेवल की मैथ्स को आप कवर करोगे, तो एडिशनल मैथ्स तो भाई एफएससी की मैथ्स है, वो आपके लिए क्लियर करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो मुश्किल से बोर्ड ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, उसकी फीस होगी 20-30 रुपए, और आप एडिशनल मैथ्स का पेपर साल में जाके जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जब आपके पेपर होंगे एनुअल के साथ, उसका पेपर दोगे तो आप एडिशनल मैथ्स क्लियर कर लोगे। तो एडिशनल मैथ्स का अगर आप पेपर देते हो तो आपको इतनी तैयारी करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जब आप नस के टेस्ट की तैयारी करो जो सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, तो एडिशनल मैथ्स तो आपके लिए बच्चों वाला टेस्ट होगा। क्योंकि भाई एडिशनल मैथ्स में सिर्फ क्या होता है, देखो एफएससी के अंदर अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो एप्टीट्यूड के अंदर उस कॉन्सेप्ट को हम शॉर्टकट पे सीख रहे होते हैं। तो भाई आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आता है, तो बस आपने लंबी करनी है। तो मेरा मशवरा तमाम प्री मेडिकल के बच्चों को यह है कि भाई एडिशनल मैथ्स का एग्जाम खुदारा दे दीजिए, नस का एग्जाम आप परचेज ना करिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है आपके लिए। आप करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे डिफाइंड ये कर दिया कि इन्होंने साफ तौर पर अनाउंस कर दिया है कि जो प्री मेडिकल का स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करेगा, उसको 15 जुलाई से पहले नस की वेबसाइट से कोर्स परचेज करना है, और जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहा है उसको भी इस दफा कोर्स लेना है, बट वो एडमिशन के बाद उसको हम 1 साल का कोर्स देंगे, वो है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि भाई तमाम बच्चे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एलिजिबल है इंजीनियरिंग प्रोग्राम से अप्लाई करने के लिए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, एक और चीज, वो तमाम स्टूडेंट जो एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, अक्सर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम एसएटी की बेसिस पे क्या नस में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप नस के अंदर तमाम प्रोग्राम्स में सेट की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सही है ना? आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, या एग्रीकल्चर के अंदर, या आर्किटेक्चर के अंदर, या एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर, या आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर, या नेचुरल साइंसेस के अंदर, तो यहाँ पे एसएटी का स्कोर आपका नहीं कंसीडर होगा। हाँ, अगर आप बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या एलएलबी में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आप एसएटी की बेसिस के ऊपर टेस्ट को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये कि जो एसएटी का एग्जाम होता है डिजिटल सेट का, वो बेसिकली बिजनेस, मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर कंपोज होता है। तो नस बिजनेस स्कूल का भी जो टेस्ट होता है वो उसी के ऊपर कंपोज होता है। तो भाई सेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 515 ईच को सब्जेक्ट, यानी कि तकरीबन 1100। अगर 1100 या उससे ज्यादा का आपका सेट का स्कोर है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप टेस्ट को एग्जाम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट देना पड़ेगा। देखो, मैं बार बार एक जुमला कहता हूं, खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा, नस के अंदर बेतहाशा कंपटीशन है। यू नीड टू बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन, यू नीड टू नो द एप्टीट्यूड शॉर्टकट्स, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन, कि आपको एप्टीट्यूड सॉल्व करने का तरीका आता हो, आपको ट्रिक्स मालूम हो, आपको तरीकेकार मालूम हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं खुदारा तैयारी करो। भाई मैं बार बार अगर इन बच्चों की शक्लें आपको दिखाता हूं, ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, इसमें से कोई बच्चा भी खास नहीं है, कोई बच्चा भी इतना नहीं है, ये नॉर्मल घरों से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। इस दफा पूरे पाकिस्तान से 50,000 से ज्यादा बच्चों ने नस में अप्लाई किया था 2025 के अंदर, जिनमें से पूरे पाकिस्तान में जो सेकंड पोजीशन हासिल करी वो अदीना खान ने हासिल करी। शी वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1, पेशावर की रिहायशी थी। आफिया रफाकत, पंजाब में एक जगह है खारियां के अंदर एक गांव है धेर, वहां से बच्ची बिलोंग करती थी। इसने इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन हासिल करी। शहीर हसन ने पूरे पाकिस्तान में 10वीं पोजीशन हासिल करी फूड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। असफा नसीर ने 25वीं पोजीशन हासिल करी। आयला नूर ने 26वीं पोजीशन हासिल करी। अशना खान ने 28वीं एंड सो ऑन, बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर। बताने का मकसद ये कि भाई ये बहुत सारे बच्चे इसके अलावा भी हमारे बैचेस से आप ही की जैसे हैं। गौस मोहम्मद, इसकी भी टॉप 10 टॉप 20 के अंदर ये बच्चा मौजूद था, और इसने यूईटी के अंदर भी टॉप पोजीशन हासिल करी थी, 3री पोजीशन हासिल करी थी राउंड नंबर 1 के अंदर। और इसके नस के नेट 1 का स्कोर 162 है, नेट 2 का स्कोर इसका 165 प्लस का था। तो बताने का मकसद ये कि बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते थे। अगर ये बच्चे नस के नेट 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप में कोई सुरखाब के पढ़ नहीं है, इनमें कोई सुरखाब के पढ़ नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे हैं, आप भी कर सकते हो। इनमें सिर्फ एक चीज ऐसी है जो कि आपके अंदर अभी नहीं है, जो आप लेकर आओगे तो आप में भी आ जाएगी, और वो चीज है कि इन्हें नो कहना आता था। इन्हें नो कहना आता था फैमिली गैदरिंग्स को, इन्हें नो कहना आता था दावतों को, इन्हें नो कहना आता था अपने फ्रेंड्स को। रिमेंबर दिस थिंग, ये टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल है। मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करता हूं खुदारा नस का नेट नंबर 1 लाजमी तौर पे दो। ये जो टाइम पीरियड है आपके पास अक्टूबर से लेके अप टिल दिसंबर तक का, इस टाइम पीरियड के अंदर एक गोल्डन टाइम पीरियड है, जब ना आपके मॉक्स हो रहे हैं, ना आपके स्टैंड अप हो रहे हैं, ना आपके प्रीलिम्स हो रहे हैं। इस टाइम
पीरियड में पूरी जान मार दो तैयारी के ऊपर, पूरी जान मार दो एप्टीट्यूड के ऊपर, भाई तुम्हारे पास मार्च अप्रैल मई के अंदर जाके आपके ए लेवल्स के या फिर इंटरमीडिएट के पेपर्स हो रहे होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में खुदारा जान मार दो। हमारा न्यू बैच अभी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर नेट 1 तक आपका मेजॉरिटी कोर्स कवर अप होगा। आपको पाकिस्तान के हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होंगे, मैथ्स के 2 प्रॉपर प्रोफेसर, फिजिक्स के 2 प्रोफेसर, इंग्लिश के 2 प्रोफेसर, यानी कि आपको हर चीज हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवा रहे हैं। तो भाई ये जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, इसमें पूरी जान मार दो ताकि नेट 1 के अंदर एक डिसेंट स्कोर लेकर आ जाओ। याद रखिएगा, आप नस के जितने राउंड्स दोगे, आपका जो स्कोर होता है बेस्ट ऑफ 4 स्कोर काउंट होता है। यानी कि लेट सपोज नेट 1 में अगर किसी ने 160 का स्कोर कर लिया, नेट 2 में अगर वो 140 का स्कोर भी करे, नेट 3 में अगेन लेट सपोज उसने स्कोर कर लिया 153 का, नेट नंबर 4 में उसका स्कोर आ गया 139 का, तो भाई बेस्ट ऑफ 4 स्कोर काउंट होगा। यानी कि जो हाईएस्ट होगा, अगर उसने चारों राउंड्स दिए, उसमें जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। तो भाई ये जो टाइम पीरियड है, ये आपका सबसे ज्यादा बेहतरीन टाइम पीरियड है, क्योंकि फिर जनवरी फरवरी के बाद आपके मॉक्स आ जाएंगे, आपके पर्टिकुलरली टेस्ट आ जाएंगे, आपके पर्टिकुलरली पीलियम्स आ जाएंगे, आपके स्टैंड अप्स आ जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करो खुदारा। तो मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ये बातें करना चाहता था कि ताकि तमाम बच्चे इस बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इस दफा नस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है? नस्ट कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है? नस्ट कितने कैंपसेस को अपने इस दफा ओपन अप कर रहा है? तो भाई नस्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सबसे पहले ऑफर कर रहा है। कहां कहां ये ऑफर कर रहा है? SMME के अंदर ऑफर कर रहा है, स्कूल ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद। कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग CME के अंदर कर रहा है। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के अंदर कर रहा है, PNEC के अंदर मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल कहां कहां कर रहा है? स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद सीक्स के अंदर कर रहा है। बाय द वे, आई हैव वन ऑफ माय कोर्स मेट फ्रॉम द नस्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम द UT, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जब मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था, तो वहां पे ग्रेजुएट मेरे साथ जो थे वो नस्ट के थे। एंड बिलीव मी, CME का कैंपस इनका बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। नस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करता है ना, नस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करता है, उसकी मेजर्स कंप्यूटर साइंस ही है। तो मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर तुम्हें नस के सीक्स के अंदर CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिलती, तो खुदारा सीक्स के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर चले जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी जो आपको नस्ट ऑफर कर रहा है, अब देखो ये बातें आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बताएगा, उनकी नॉलेज ही नहीं होती ना, उन्होंने कभी प्रोफेशनली कहीं पे काम किया होता है। नस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, वो 2 तरह की मेजर्स के अंदर ऑफर कर रहा है, एक पावर जनरेशन के अंदर और एक ऑफर कर रहा है आपके पास कंप्यूटर साइड के ऊपर, कंप्यूटर मेजर्स के ऊपर। तो खुदारा अगर आपको कंप्यूटर साइड्स कल को नस में नहीं मिलती, तो आप नस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कई ऐसे ग्रेजुएट्स को जानता हूं जो मेरे स्टूडेंट्स से, जो मेरे कोलीग्स रहे, जिन्होंने नस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और आज वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउसेज या तो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास कर रहा है सीक्स के अंदर, इसके अलावा CEME रावलपिंडी के ऊपर, PNEC आपके पास कराची के अंदर, इसके अलावा MCS रावलपिंडी के अंदर भी। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नस्ट आपको ऑफर कर रहा है CEME के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग नस्ट आपको ऑफर कर रहा है अगेन आपके पास SCEE इस्लामाबाद स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग MCE के अंदर, नस्ट बलूचिस्तान कैंपस NBC के अंदर। वाइल केमिकल इंजीनियरिंग नस्ट आपको ऑफर कर रहा है, अल्लाह भला करे, स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के अंदर। इसी तरीके से नस्ट आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है SCME के अंदर। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, जो नस्ट अपने रिसालपुर के कैंपस के अंदर उसको ऑफर कर रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है आपके पास मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग CMME के अंदर। इसके अलावा रिसालपुर के अंदर भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। नेवल आर्किटेक्चर एंड मेरीन इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है PNEC कराची कैंपस के अंदर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है आपके पास सिंपल तरीके से मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के अंदर, यानी कि MCS के अंदर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है आपके पास CME रावलपिंडी के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ सीक्स के अंदर भी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग नस्ट ऑफर कर रहा है। जबकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नस्ट ऑफर कर रहा है अपने MCS कैंपस के अंदर। जबकि नस्ट ऑफर कर रहा है जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ये तमाम नस्ट के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं। तो अगर प्री मेडिकल का बच्चा इनमें जाना चाहता है, तो अगर वो एडिशनल मैथ्स नहीं देगा, तो उसको नस्ट की वेबसाइट से कोर्स लेना पड़ेगा जिसकी फीस 40,000 रुपए। ये तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं। जबकि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर नस कंप्यूटिंग आपके पास कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद यानी कि सीक्स कैंपस के अंदर ऑफर कर रहा है, जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट S12 कैंपस है। नस बलूचिस्तान कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है। नस PNEC कराची में भी ऑफर कर रहा है। इस साल से PNEC कराची के अंदर से पहला बैच कंप्यूटिंग साइंस का नस के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो भाई वो तमाम बच्चे, इनका शिकवा होता था ना
कि सर नस कराची में क्या कंप्यूटर साइंस नहीं है? तो बेटा अब आ चुकी है, इस साल पहला बैच भी नस का निकल रहा है। तो भाई नस कंप्यूटर साइंस कराची के अंदर भी ऑफर कर रहा है। डेटा साइंसेज नस अगेन सीक्स इस्लामाबाद में ऑफर कर रहा है। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफर कर रहा है साइंस के अंदर। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नस्ट ऑफर कर रहा है सीक्स के अंदर भी और नस्ट बलूचिस्तान कैंपस के अंदर भी। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज, इस प्रोग्राम्स के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये नस्ट बिजनेस स्कूल इस्लामाबाद ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास बीएस इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये ऑफर कर रहे हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इस्लामाबाद S3H कैंपस। जबकि बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी भी ये ऑफर कर रहे हैं। जबकि बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जिन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप इस्लामाबाद ऑफर करवा रहा है। एलएलबी भी नस्ट ऑफर कर रहा है और ये ऑफर कर रहा है नस्ट लॉ स्कूल ऑफ इस्लामाबाद NLS। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी टॉप पोजीशन थी हमारी स्टूडेंट की, ज़ैनब उसका नाम था। आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो भाई बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नस्ट ऑफर कर रहा है स्कूल आर्ट आर्किटेक्चर इस्लामाबाद सदा के अंदर। सदा की स्कॉलरशिप्स बड़ी फेमस है। इसके अलावा बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन भी नस्ट सदा के अंदर ऑफर कर रहा है। जबकि नेचुरल साइंसेज नस्ट बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स से बीएस केमिस्ट्री ऑफर कर रहा है स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज SNS के अंदर। अप्लाइड साइंसेज नस्ट बीएस बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड साइंस टेक्नोलॉजी हो, बीएस एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंटल साइंसेज हो, ये आपके पास अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज और स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद SCEE के अंदर ऑफर कर रहा है। तो नस्ट पूरे पाकिस्तान में इतने प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। मुझे पाकिस्तान का कोई भी एक इदारा बता दो जो इतनी आपको प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा हो। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि भाई नस के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चा एक साल में अप्लाई करता है। नेट 1 के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, नेट 4 में सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, नेट 2 में भी सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, नेट 3 में थोड़ा कम बच्चा अप्लाई करता है क्योंकि रमजानों के अंदर आएगा भी नेट 3, सही रमजानों के अंदर आएगा। तो भाई 50,000 बच्चों के अंदर से दूसरी पोजीशन पूरी पाकिस्तान में लेना, 50,000 बच्चों में से पूरे पाकिस्तान में से तीसरी पोजीशन लेना, तो भाई इसलिए मैं बच्चों का जिक्र करता हूं। ये बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ये बच्चे आप ही कैसे घरों से बिलोंग करते हैं। कोई पूरे पाकिस्तान के हर जिले से हर गांव से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट आके पढ़ते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर। तो द पॉइंट इज दैट कि बच्चे आप जैसे घरों से होते हैं। भाई खुदारा तैयारी स्टार्ट करो अगर आप वाकई में चाहते हो तैयारी करना। देखो मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। अक्सर बच्चों का शिकवा होता है सर अभी तो हम अपने FSC के अंदर हैं तो अभी से क्या तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं आपको एक सिंपल तो ऑप्शन देता हूं कि भाई मैं आपसे कहता हूं FSC के अंदर अच्छी परसेंटेज या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना, तो किस कटोरे को आप चूज करोगे? जाहिर सी बात है आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को चूज करोगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा। खुदारा अगर आप नस के नेट 1 की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ हमारे बताए गए मेथड को फॉलो कर लो, आप हमारी टीचर्स की क्लासेस को ले लो, आप हमारी पर्टिकुलरली टेस्टों को दे दो, मैं गारंटी देता हूं नेट 1 के अंदर आप 160 प्लस का स्कोर कर सकते हो। या फिर अगर आप नस के नेट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो या नेट 3 नेट 4 के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें टाइम ज्यादा है, तो फिर आप पर्टिकुलरली हफ्ते के 5 दिन अगर आप अपने इंटर या A-levels को दे रहे हो तो 2 दिन आप सिर्फ हमें दे दो। मैं आपको कमाल जादू करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपका कोर्स हम पूरा कवर अप करवाएंगे। द पॉइंट इज दैट कि हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे होते हैं और इसीलिए इस साल से ऑनवर्ड हमारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी है कि हर सब्जेक्ट के हमने 2 टीचर्स लगाए हुए हैं। वीक डेज पे क्लासेस हमारी अलग हो रही हैं, वीकेंड पे हमारी क्लासेस अलग हो रही हैं, ताकि कंप्लीट वीक आपकी क्लासेस कंडक्ट हो, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम की वजह से ना बने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि भाई क्या नस्ट के अंदर अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसको आप जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी स्टूडेंट की मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर 60% से कम है, वो नस्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। नस्ट का फॉर्म फिल करने की बुनियादी कंडीशन क्या है कि आपकी मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर 60% होनी चाहिए। मगर मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की बात बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अभी कम आई है, 58 आई है, 57 आई है, तो भाई ये HSC की परसेंटेज यानी कि इंटरमीडिएट की परसेंटेज आपकी 60 होनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड ईयर में मेहनत कर लो, आप अभी नस्ट का टेस्ट दो, नस्ट के अंदर एडमिशन भी आप ले लो, जब आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आए वो कंप्लीट ओवरऑल आपकी जो इंटर की परसेंटेज है ना वो 60 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। अगर 60 से कम की होगी तो नस्ट आपका एडमिशन आपका रिवोक कर देगा। इसी तरीके से जो A-level के स्टूडेंट्स हैं उनकी IBCC की इक्विवेलेंस आपके पास कम से कम 60 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मेरी इंटर के अंदर या A-levels के अंदर मेरा 80 का स्कोर है या फिर मेरा पर्टिकुलरली 71 की मेरी परसेंटेज आई है। देखो मैं आपको सिंपल सी अगर एक बात बताऊं, आपको इंप्रूवमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे कहते हैं ना सर इंप्रूवमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। नस्ट की मेरिट फॉर्मूला क्या है
75% है एंट्री टेस्ट। 75% एंट्री टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे पास जो नस का टेस्ट है ना, तुम जितना फजूल टाइम लगाओगे अपने इंप्रूवमेंट के पेपर को देने के लिए, उससे बहुत बेहतर है अगर तुमने नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया 160, 155, 140 प्लस का, तुम्हारी इंटर में जो भी परसेंटेज हो, तुमने अगर नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप चुटकी बजा के नस में एडमिशन आपको मिल जाएगा। आप खुद एक कैलकुलेशन कर लो, एक बच्चा जिसकी 80 परसेंटेज है, लेट सपोज उसका नस के टेस्ट का स्कोर आया 81 का, सही है ना, और दूसरा बच्चा उसकी इंटर के अंदर ये लेवल्स के अंदर 62 की इक्विवेलेंसी है, 62 की परसेंटेज है, उसके नस के टेस्ट का एग्रीगेट आया 81 का, उसके टेस्ट का भी, आप चेक कर लो, इतना मार्जिन डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि टेस्ट का वेटेज 75% है और इंटर का सिर्फ 15% है, ए लेवल्स का सिर्फ 15% है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आपका कम स्कोर भी है इंटर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर भी, तो स्टिल अगर आप नस के टेस्ट पे मेहनत करते हो, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भाई इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई तमाम स्टूडेंट नस में अप्लाई कर सकते हैं, सही है ना भाई, दोनों तमाम स्टूडेंट नस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं भाई? तमाम स्टूडेंट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, प्री कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, एसएससी विद साइंस बैकग्राउंड से हैं, सो ऑन, वो तमाम बच्चे पर्टिकुलरली नस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई, उसको आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने गिवन है। अच्छा, नीचे उन्होंने ये स्टैटिक को एक्सप्लेन करा हुआ है। मैंने जितनी बातें आपसे पहले करी थी वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई ऑलरेडी कि भाई इसका क्या चीज़ है, कि भाई जैसे कि लेट सपोज जो बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने, इसको इन्होंने एट द रेट से एक्सप्लेन किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, उन्हें केमिस्ट्री का एक बाद में कोर्स देना पड़ेगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, स्टैटिक उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि उन्होंने इनको नस का एक 8 हफ्तों का कोर्स परचेज करना पड़ेगा नस से। मैंने आपको ऑलरेडी सारी बातें बता दी। इसी तरीके से जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड के, उनको फिर नस में एडमिशन के बाद 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अगेन उससे बेहतर एडिशनल मैथ्स कर लो मेरी नजर के अंदर। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? एसएससी विद साइंस या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स। फूड्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास साइंस ग्रुप के या प्री मेडिकल के बच्चे या प्री इंजीनियरिंग के बच्चे। इसके अलावा बीबीए इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट लेवल्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई, इसको आप गो थ्रू इजीली कर सकते हो। इन्होंने पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफाइन करा हुआ है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कौन अप्लाई कर सकते हैं इजीली, या मैथमेटिक्स में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री में कौन से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर या आर्किटेक्चर में कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने तमाम कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सही है। इसके अलावा इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो तमाम स्टूडेंट जिनकी 60% या उससे कम है। ये जरा गौर से पढ़िएगा, इन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत कैटेगोरिकल वे में इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करा है कि कौन से बच्चे नस के करीब भी ना आए। वो बच्चे जिनकी इंटर के अंदर या मैट्रिक के अंदर 60 से कम परसेंटेज है, वो बच्चे जो पार्ट 1 या पार्ट 2 के किसी टेस्ट के अंदर फेल हो चुके हैं या अपेयर नहीं हुए थे, वो बच्चे जिन्होंने 60% नंबर उससे कम लिए हुए AO लेवल्स के अंदर, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस ऑफ AO लेवल इक्विवेलेंस फॉरेन क्वालिफिकेशन दोज नॉट पोजीशन ऑफ द वैलिड O लेवल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन IBCC। अच्छा, इसका मतलब ये कि भाई आपको IBCC से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा, तो खुदारा वो जल्द से जल्द बनवाने के ऊपर आप जाइए। एक्सपेल्ड फ्रॉम द नस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, यानी कि अगर नस पे आपने कोई बदतमीजी करने पे आप निकाले गए थे तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते, सही ना भाई। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे नस ने बहुत डिटेल में गिवन है। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसको आप पढ़ सकते हो, नस की वेबसाइट पे सारी चीजें गिवन है, इसको आप आराम से बैठ के देख सकते हो। उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, नस के अंदर। तो तमाम चीजों को उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन बैक करा हुआ है, तो उसको आप तमाम चीजों को यहाँ से गो थ्रू भी कर सकते हो। देखो भाई, बिफोर किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, नस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इस बात को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम स्टूडेंट जो नस के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर ICS बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, यानी कि स्टैट्स वगैरह के कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, या फिर इक्विवेलेंट आपका कोई भी प्रोग्राम हो, तो नस के टेस्ट के अंदर आपके पोर्शन होगा मैथमेटिक्स का 50%। नस के टेस्ट के अंदर, नस का जो किसी भी आप प्रोग्राम का टेस्ट देते हो, नस का टेस्ट होता है 200 MCQs का, तो 50% मैथमेटिक्स का मतलब ये कि 100 आपके मैथ्स के MCQs होंगे, फिजिक्स 30% इंक्लूड हो रही है यानी कि फिजिक्स के 60 MCQs होंगे, इंग्लिश 20% इंक्लूड हो रही है यानी कि इंग्लिश के 40 MCQs होंगे। तो भाई 200 MCQs कैसे डिवाइडेड होते हैं कि भाई आपके पास 100 मैथ्स के होते हैं और ये मैथ्स के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होती हैं। इसके अलावा फिजिक्स के 60 होते हैं, फिर आपके पास इंग्लिश के 40 आ रहे होते हैं। जबकि वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं,
तो इधर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो गए, इक्विवेलेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो गए, तो आपके टेस्ट के अंदर बायोलॉजी के 50% एमसीक्यूज होंगे, यानी कि बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 60 होंगे और इंग्लिश के 20 आपके पास 20% एमसीक्यूज होंगे यानी कि इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। तो यानी कि बायोलॉजी के 100, केमिस्ट्री के 60 और इंग्लिश के 40। वाइल वो तमाम बच्चे जो नर्स बिजनेस स्टडीज के अंदर या सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट ए लेवल से बिलोंग करते हो, आपके टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे बिजनेस मैथ्स के और 100 एमसीक्यूज होंगे बिजनेस इंग्लिश के। तो भाई हमारे बैचेस का खास फायदा ही क्या है कि भाई आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना। आप चाहे नर्स के नेट 1 की तैयारी कर रहे हो, नेट 2 की तैयारी कर रहे हो, नेट 3 की तैयारी कर रहे हो, नेट 4 की तैयारी कर रहे हो, आप अगर अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो भाई आप अगर नेट इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो या नेट कंप्यूटर साइंस के बैचेस के अंदर आ रहे हो, तो भाई आपके नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 के ऊपर मल्टीपल टाइम हम आपका कोर्स कवर करवाएंगे। ये नहीं कि नेट 1 के ऊपर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपका बैच खत्म हो गया, नहीं। हमारे बैचेस की खास बात ही क्या है कि आपको तमाम नेट के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर हो रहा होगा। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड प्रीमियम फैकल्टी आपको स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर टीचिंग कर रही होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होती हैं, एफएलपीज होती हैं, प्री बुक, हाफ बुक, तमाम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आपको कैरियर काउंसलर का एक्सेस मिलता है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं और कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके अलावा इफ यू आर कमिंग फॉर दी नर्स बिजनेस प्रोग्राम्स, यानी कि नर्स के सोशल साइंसेज में आप अप्लाई कर रहे हो, नर्स के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे आपकी बिजनेस मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, बिजनेस इंग्लिश। तो ना सिर्फ यहां पे हम आपको नर्स बिजनेस स्कूल की तैयारी कवर करवाएंगे, बल्कि साथ साथ आप फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, लम्स के एलकेट में जिसका टेस्ट फरवरी जनवरी में आ रहा है उसमें अप्लाई कर रहे हो, आईबीए में अप्लाई कर रहे हो, या एसएटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना। आप जो फीस आज पे करोगे अब टिल अगस्त 2026 तक वो फीस आपकी वैलिड रहेगी, उसमें हम आपकी तमाम चीजों की तैयारी कवर अप करवाएंगे। सिमिलरली अगर आप नर्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में आ रहे हो तो ना सिर्फ नर्स की तैयारी कवर होगी बल्कि नर्स के साथ यूईटी की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, फास्ट की, एनईडी की, आईबीएससीएस की, लम्स एलकेट सीएस की, आपकी हम तमाम चीजों की तैयारी कवर अप करवाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं देने, कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। और ये नहीं कि नर्स के नेट 1 के बाद आपका कोर्स हम लोग एक दफा कंप्लीट करवाने के बाद आपका बैच एंड हो जाएगा, नहीं। हमारे जितने बैचेस होंगे आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा होता है और आपके मल्टीपल टाइम कोर्स हम कवर अप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से वो तमाम स्टूडेंट जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, नर्स आर्किटेक्चर के टेस्ट के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड के होते हैं 100 एमसीक्यूज। सिंस आई एम ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर, तो मेरी अपनी एक किताब है जिस किताब को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट होंगे, एफएलपीज होंगे डिजाइन एप्टीट्यूड के, क्योंकि डिजाइन एप्टीट्यूड में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैचेस के अंदर। इसके अलावा जो आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो प्रॉपर मैथ्स का पोर्शन है, इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स होगी जो आपके पास नर्स आर्किटेक्चर में आती है, जो कि हम आपको कंप्लीटली कवर अप करवाएंगे। सही है, मैथ्स और इंग्लिश भी आपकी प्रॉपर्ली कवर होगी। डिजाइन एप्टीट्यूड के आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे। इसके अलावा आप अगर नर्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो नेट आर्किटेक्चर के टेस्ट की तैयारी हम वैसे उसमें कवर अप करवा रहे हैं, तो आपको अलग से अगेन कोई पैसे नहीं देने। इसी तरीके से नेट नेचुरल साइंसेस के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, तो मैथमेटिक्स की 50% एमसीक्यूज है जो एडवांस लेवल मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके पास 50% एमसीक्यूज आ रही है, 100 एमसीक्यूज जो कि प्रॉपर इंग्लिश के एमसीक्यूज आ रहे हैं। सिमिलरली जो बच्चे नेट अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हम आपको तमाम चीजों की तैयारी कवर अप करवाएंगे, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं अप्लाइड साइंसेज में एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ में एमडी कैट का टेस्ट भी देना चाह रहा हूं, देना चाह रही हूं, तो आपको हम अपने एमडी कैट के बैचेस का एक्सेस देंगे ताकि आप एमडी कैट की भी कंप्लीट तैयारी करो और नेट अप्लाइड साइंसेज की भी कंप्लीट तैयारी कवर अप करो। अच्छा बेटा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नर्स का मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया क्या होता है। नर्स का एंट्री टेस्ट का वेटेज है 75%, एसएससी या ओ लेवल का होता है 10%, या फिर और साथ साथ एचएससी पार्ट 1 या इंटरमीडिएट जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका उनका इंटरमीडिएट काउंट होगा, और ए लेवल्स वाले बच्चों का ए लेवल्स काउंट अप हो रहा होगा। सही है। इसके अलावा डीए के स्टूडेंट का भी 15% काउंट होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, OA level candidates who are in the A levels final year will be assigned 25% weightage of the O levels marks as per their equivalency certificate issued by the IBCC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, सबसे पहले हम एफएससी वालों को डिस्कस कर लेते हैं। भाई 75% वेटेज है एंट्री टेस्ट का, तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम अगर बैठ के अभी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को टाइम दे रहे हो तो गलत कर रहे हो। भाई तुम्हारी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड ईयर के नंबर्स काउंट नहीं होते, फर्स्ट ईयर के नंबर काउंट नहीं होते, जस्ट 60% नंबर चाहिए, जस्ट 60% नंबर। और आपका जो एंट्री टेस्ट है वो वेटेज रखता है, उसकी अहमियत है, उसका फायदा है। तो खुदारा एंट्री टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट करो, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर आपका मैट्रिक कितना काउंट हो रहा है? 10% काउंट हो रहा है। और वो तमाम बच्चे जो अभी जिन सेकंड ईयर में मौजूद हैं, उनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, तो उन तमाम बच्चों का आपके पास जो फर्स्ट ईयर होगा उसका 15% काउंट होगा। और वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, उनके इंटर का कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, तो उनका इंटर का कंप्लीट परसेंटेज 15% काउंट होगा। यानी कि भाई
जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं उनका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज 15% काउंट हो रही होगी, क्योंकि उनके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट अगस्त में आएगा, जुलाई में आएगा, तो उनकी फर्स्ट ईयर की 15% काउंट होगी। वाइल ऑन दी अदर एंड वो बच्चे जिनका इंटरमीडिएट एंड हो चुका है उनका तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट हो रहा होता है। अच्छा, जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं उनके लिए खास बात है, उनके लिए खास बात क्या है कि भाई जो A2 के पेपर्स में भी अपेयर होंगे मई जून सीरीज के अंदर, तो उनका ए लेवल्स का रिजल्ट काउंट ही नहीं होता, उनका ओ लेवल्स का 25% काउंट होता है। यानी कि भाई ऐसे बच्चे जिनका ए लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, जो अभी A2 के अंदर मौजूद हैं, जो मई जून सीरीज दे रहे हैं ए लेवल्स की, तो भाई उनके केस के अंदर उनके क्या होगा, उनका ये 10-15% नहीं होता, उनका टेस्ट 75% काउंट होगा और ओ लेवल्स का 25% काउंट होगा। यानी कि अब खुद सोचो, अगर आप ए लेवल्स के अंदर हो तो भाई आपको तो ज्यादा टाइम देना है एंट्री टेस्ट को, आपको तो ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ओ लेवल्स की रिजल्ट आपका काउंट हो रहा है। आपके मई जून सीरीज जो आप ए लेवल्स की दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट तो बाद में आता है, आप मई जून सीरीज में पेयर हो रहे हो, आपका भी A2 कवर नहीं हुआ, आपका खाली एएस अभी कवर हुआ हुआ है, तो उस सूरत के अंदर आपका फिर ए लेवल्स काउंट नहीं होगा, एएस काउंट नहीं होगा, बल्कि ओ लेवल्स का 25% आपका रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी भैया ये इन्होंने तमाम क्राइटेरियाज वगैरह डिफाइन करे, इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब चलते हैं फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि नस्ट के फॉर्म को फिल कैसे करना है। अच्छा बेटा, अब देखो आपने नस्ट के फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि भाई आपने नस्ट के फॉर्म को फिल कैसे करना है। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, भाई आप 5 अक्टूबर को फॉर्म फिल करो या फिर आप 21 नवंबर को फॉर्म फिल अप करो, खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जल्दी भी फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि भाई फॉर्म फिल करने के बाद आपको टेस्ट की डेट ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, आपको खुद से टेस्ट की डेट सेलेक्ट करनी होगी। तो आप अगर 5 अक्टूबर को भी टेस्ट का फॉर्म फिल करते हो ना, तो आप चाहो तो 20 नवंबर को जाके टेस्ट की डेट लो, यानी कि एंड की टेस्ट की डेट दिसंबर की 22 तारीख की टेस्ट की डेट आप लो। लास्ट ईयर नस्ट का जो टेस्ट राउंड नंबर 1 था वो तकरीबन 22 दिसंबर तक कंक्लूड हुआ था जाके, यानी कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया था, इतने बच्चों ने। अच्छा भाई, आप नस्ट की वेबसाइट पे आओगे तो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म आ जाए, आपके पास पूरी की पूरी जो मैंने तमाम डिटेल्स आपको शेयर करी थी ना, सारी यहाँ पे गिवन होंगी। अच्छा, बाय द वे फीमेल कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई एट दी रिसालपुर कैंपस, सो नस्ट की तरफ से है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द नेट पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास पर्टिकुलरली ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना क्रिएट लॉगिन के ऊपर जाके लॉगिन क्रिएट करोगे। ओके, अच्छा भाई, आपने यहाँ पे क्या रखना है, अपना नेम रखना है प्यारा सा, फिर आपने अपने फादर का, वाले साहब का नाम लिखना है, फिर आपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालना है। सही है, फिर कंफर्म करोगे उस ईमेल एड्रेस को, कोशिश करा करें कि ईमेल एड्रेस आपका प्रोफेशनल हो। मैं अक्सर देखता हूँ कि भाई ईमेल एड्रेस लोगों के बने हुए होते हैं, बेबी शाहरुख है भाई, या फिर सलमान खान है भाई, या फिर हाशिम डॉन, हाशिम चैंपियन, हाशिम चिपंजी है भाई, इस तरह के आप लोगों के पर्टिकुलरली ईमेल एड्रेसेस बने हुए होते हैं। तो भाई ईमेल एड्रेस आप लोगों के लिए इंतहाई रुसवाई का बायस बनेगा, अगर आप 2 साल के बाद जब नस्ट के अंदर बैठे हुए होगे और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ऊपर वो ईमेल एड्रेस चल रहा होगा ना, तो इंतहाई रुसवाई का बायस होगा, वो चेंज नहीं हो सकता फिर। तो रिमेंबर दिस थिंग, ईमेल एड्रेस शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल वन, क्योंकि ईमेल एड्रेस जिंदगी भर काम आएगा वो आपके। फिर जो भी आपका नाम है, लेट्स सपोज योर नेम इज अस्मा खालिद, तो अस्मा खालिद, योर डेट ऑफ बर्थ अस्मा खालिद 24 अस्मा खालिद 05, अगर 2005 में आपकी पैदाइश हुई तो अस्मा खालिद 2005 @gmail.com, या फिर आपका नाम है अनस मोहम्मद, तो अनस मोहम्मद 1999 @gmail.com, या फिर अनस मोहम्मद 26 @gmail.com, वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो आपके प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, हाउ डू यू नो अबाउट द नस्ट, इस पर सेलेक्ट कर दो भाई, फैमिली फ्रेंड, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, ब्रोशर, कहाँ से पता चला था। इसके बाद फिर इस वेरिफिकेशन वर्ड को डालोगे और सबमिट करवा दोगे। जब आप ये सबमिट करवाओगे तो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा ना, वहां पे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, डायरेक्टली साइन इन कर रहे होते हैं, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हैं, सर वो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा हूं। अरे भाई ये मतलब मजाक थोड़ी है, पहले आप साइन अप करोगे, तो पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, ये प्रोसीजर सिर्फ एक दफा करोगे। अगर आप नस्ट का नेट 1 के लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो फिर नेट 2, नेट 3, नेट 4 के अंदर आपको जस्ट क्या करना होगा, जब भी नेट 2 की टेस्ट की डेट्स आएंगी ना, आप खाली उस पर क्लिक करोगे, फीस वाउचर डाउनलोड करोगे, फीस को पे करोगे, बस दैट्स ऑल। आपको बार बार अकाउंट क्रिएट नहीं करना होगा ना, आपको बार बार फॉर्म फिल करना होगा। सही है ना। अच्छा, तो भाई सबसे पहले आपने इसको करके सबमिट करवा देना। जब सबमिट करवाओगे तो आपके पास आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका अकाउंट नेम, यानी कि जो आपकी ईमेल एड्रेस होगी वो आपका अकाउंट नेम होकर आपको पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। खुदारा पासवर्ड चेंज मत करना, मैं आपको कहता हूं खुदारा। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे पासवर्ड चेंज करते हैं, कोई मुश्किल पासवर्ड रखते हैं, फिर पासवर्ड भूल जाते हैं। भाई तुम्हारा इसमें कोई खजाना नहीं है, कोई नहीं इसको चेक करेगा। तुम्हारी ईमेल के ऊपर तुम्हारा पासवर्ड आया हुआ है, उसको अपने पास सेव रखो, ईमेल के ऊपर ही रहने दो, ताकि जब भी तुम्हें वेबसाइट अपना पोर्टल लॉगिन करना हो, वहीं से ईमेल से पासवर्ड जाके तुमने देख लिया। सही है ना। बहुत दफा ईमेल के ऊपर बच्चों का इशू होता है, सर पासवर्ड हमारे पास ईमेल नहीं आ रही। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं आ रही तो अपने ईमेल के स्पैम फोल्डर में चेक करिएगा, वहां पे ईमेल मौजूद होगी। खैर, मैं जल्दी से काम करता हूं ताकि हम उसको फिर आगे मूव करें। मैं आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मना होता है।
तो बेटा देखो इस तरीके से हमारे पास फाइनली नस की तरफ से मेरे पास ईमेल आई हुई इनबॉक्स के अंदर। अगर इनबॉक्स में ईमेल नहीं आती तो फिर आप मोर ऑप्शन करके स्पैम वगैरह में जाके चेक कर सकते हो सकता है स्पैम वगैरह में ना चली गई हो। तो इस तरीके से मेरे पास नस्ट की मेरी ईमेल एड्रेस आ गई, तो मेरा यूजर नेम भी मुझे गिवन है और मेरा यहाँ पे मुझे पासवर्ड भी गिवन है। तो मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं फाइनली यहाँ जाके इसको पेस्ट अप कर दूंगा। सही है ना, यहाँ जाके क्या कर दूंगा और पासवर्ड को फाइनली मैंने क्या करना है, यहाँ पे ले जाके इसको मैंने पेस्ट अप कर देना। नॉर्मल सी चीज है भाई, इसको मैं यहाँ पे ले जाके क्या कर दूंगा, सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा और फाइनली अब लॉग इन करूंगा। अब देखो जब मैं लॉग इन करूंगा ना, तो अब इस तरीके से नस्ट का मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब नस्ट के फॉर्म की खास बात क्या है कि भाई मेरा पास सिंपल तरीके से ये जो राइट साइड का कॉलम है, यहाँ पे मुझे मेरा एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन मेरे कंप्लीट कर दिया, लॉगिन मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है। अब मैं अपना फॉर्म चूंकि फिल वगैरह करना होगा तो ये पेंडिंग के ऊपर ही मौजूद है। फीस इनवॉइस वगैरह, फीस इनवॉइस डिटेल, फीस वेरिफिकेशन बाय द नर्स, टेस्ट शेड्यूल सिलेक्शन, कैंडिडेट्स फॉर द इस्लामाबाद। क्योंकि अभी नर्स का नेट नंबर 1 है ना, इसलिए सिर्फ इस्लामाबाद का शो कर रहा है। जब नर्स का नेट नंबर 2 होगा तो आपके पास इस्लामाबाद का, कराची का, कोयटा का, तीनों का ऑप्शन होगा। फिर नेट नंबर 3 में से इस्लामाबाद का ऑप्शन होगा। फिर नेट नंबर 4 के अंदर अगेन इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हर जगह का ऑप्शन होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको बार बार फॉर्म फिल नहीं करना, एक दफा की मेहनत है। काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर नस में स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, नस के अंदर फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप होती है। नस में मेरिट बेस्ड कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। नस के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। जो सिविलियंस होते हैं ना, जो सिविलियंस होते हैं माशाल्लाह से, तो उनके लिए 2 लाख रुपए की फीस है पर सेमेस्टर की तकरीबन। और जो आपके पास फौजियों के बच्चे होते हैं, नॉर्मल सी बात है क्योंकि नस आर्म फोर्सेस के अंडर आती है, तो उनके लिए फीसेस कम होती हैं। तो जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते नस्ट की फीस को, तो आपने लाजमी तौर पे नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड फॉर्म को फिल करना है। मैं इसको फिल करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर दो यस के ऊपर और इसको एक्सेप्ट कर लोगे। सही है ना। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाओगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर गए, यहां पे जाके आपने करना क्या है, अपना बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सही है। तो सबसे पहले भाई यहां पे मैं गया, अपनी कोई पिक्चर लगाऊंगा, तो कोई भी आप अपनी पिक्चर लगाओगे, यहां पे नेम लिखो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब जैसे मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम ज़िया, तो नॉर्मली मैं फर्स्ट नेम रखता हूं मोहम्मद हाशिम, लास्ट नेम रखता हूं ज़िया। मैं इसको ब्रेक नहीं करता क्योंकि भाई अमेरिकन सिस्टम या जो IT सिस्टम होता है उसमें होता ही है कि भाई वो मिडिल नेम पहले कर देता है, फिर लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम। तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो नॉर्मली जैसे मेरा नाम मोहम्मद हाशिम ज़िया, तो मैं फर्स्ट नेम में मोहम्मद हाशिम रखता हूँ, लास्ट में ज़िया रखता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, एक्स मेल, यानी कि पहले मेल थे फिर छोड़ दिया, फीमेल, एक्स फीमेल एंड सो ऑन। इसके बाद फिर आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, इसके बाद यानी कि पाकिस्तान से है, डुअल आपकी नेशनलिटी है पाकिस्तान प्लस अदर की, तो उसको भी लिखोगे। फॉरेन हो, POC हो, क्या हो। इसके बाद आपका CNIC नंबर क्या है, आपका नाइकॉप नंबर क्या है, बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अच्छा अब देखो जिन बच्चों का CNIC नहीं बना हुआ तो आपने बेफॉर्म नंबर डालना है। बेफॉर्म, क्योंकि जो बेफॉर्म पे नंबर होते हैं ना, कल को जब आपका CNIC बनेगा तो वही आपका CNIC नंबर होगा जो बेफॉर्म पे नंबर होगा। सही है ना भाई। अच्छा, कैंडिडेट्स शुड हैव हिज और CNIC और बेफॉर्म रजिस्टर्ड नंबर और नाइकॉप नंबर। फादर का आपका नेम क्या है, आपके फादर का स्टेटस क्या है, वो हयात हैं, इंतकाल कर चुके हैं या फिर शहीद हो चुके हैं। सही है। इसके अलावा फादर की प्रोफेशन क्या है, फादर आपके पास डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल लेक्चरर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, सर्विंग फौजी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड PF के ऑफिसर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या है उन सबको लिखोगे आप। सही है। फादर की महीने की इनकम क्या है, किसके दरमियान लाया करती है, उसको सेलेक्ट करोगे। फादर का ईमेल एड्रेस क्या है, मदर का नेम क्या है। जितने यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर स्टेरिक बना हुआ है ना, इसका मतलब दे आर कंपलसरी ऑप्शंस। इसके अलावा मदर का नेम क्या है आपके पास, वालदा का स्टेटस क्या है, इधर शी इज अलाइव और उनका इंतकाल हो चुका है या फिर वो शहीद हो चुकी हैं। मदर का प्रोफेशन क्या है उसको आप सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल कहाँ का है, यानी कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, KPK से, माइग्रेट एरियाज फाटा से, पंजाब से, सिंध से। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या आ रही है, अर्बन है, रूरल है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो मैं ये सारा आपको बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप इसको फिल अप कर सको। मैं इसको फिल नहीं कर सकता आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मना होता है, मगर आई कैन गाइड यू ईच एंड एवरी स्टेप। डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि भाई आप शहरी इलाके से बिलोंग करते हो या रूरल एरिया से बिलोंग करते हो। लेट सपोज कराची अगर आप बिलोंग कर रहे हो ये अर्बन है, बट अगर आप लेट सपोज बिलोंग कर रहे हो मीरपुर खास से तो ये रूरल एरिया में काउंट होता है। लेट सपोज अगर आप इस्लामाबाद के अंदर ये अर्बन एरिया है, बट लिया इज विल बी अ रूरल एरिया। मुल्तान अर्बन एरिया होगा, मगर कोट अद्दू ये रूरल एरिया होगा। सही है। इसी तरीके से चक 35 ये रूरल एरिया होगा आपके पास। सही है ना। जैसे देर है, देर से आफिर अफाका की जिसकी पोजीशन आई थी वो देर से बिलोंग करती थी, वो रूरल एरिया है आपके पास। सही है ना। आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कैथोलिक, बुद्धिस्ट, अहमदी, सिख, जूइश, अदर। इसके अलावा आप कोई स्पेशल पर्सन हो, इसका मतलब ये होता है कि भाई लेट सपोज एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक स्पेशल पर्सन में डिफरेंस ये होता है कि स्पेशल पर्सन के अंदर कुछ मतलब
हाथ की उंगलियां ज्यादा हो, या फिर पर्टिकुलरली आईसाइट कोई प्रॉब्लम हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, या पर्टिकुलरली कोई अदर कोई डिफेक्ट आ रहा हो बच्चे की बॉडी के अंदर, या फिर आपकी जो हेयरिंग प्रॉब्लम हो, या कोई अदर कोई आपके पास प्रॉब्लम हो, तो वो स्पेशल पर्सन कहलाता है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कम्युनिकेबल डिजीज है, आप उस पर टिक करोगे यस करके और उसको डिफाइन बैक करोगे। इसके अलावा अगर आप पहले इंसान हो अपनी फैमिली से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, यस पर टिक करोगे, अदरवाइज नो पर टिक करोगे। तो आपने इसको तरीके से फिलअप कर देना है। यहाँ पे रफ डेटा अपना फिलअप कर दिया है। इसके अलावा नंबर ऑफ सिबलिंग्स आपके क्या हैं, यानी कि आपके अलावा आप पे कितने बहन भाई मौजूद हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, इसका मतलब ये कि भाई आपके वालिद साहब कि कफालत किसी और लोगों की भी करते हैं, यानी कि कोई चाचा के बच्चों की, ताया के बच्चों की कफालत अगर करते हैं, तो कितने और लोग आपके वालिद साहब के खर्चे के ऊपर मौजूद हैं, तो उनको आप यहाँ पे फिलअप करोगे। तो 0 आप फिल करो, जो भी फिल करो। इसके अलावा आप कहाँ पे रहते हो, प्रेजेंट आपका एड्रेस क्या है घर का, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो भी आपके घर का एड्रेस आ रहा होगा। सिटी क्या है आपका, कंट्री आपकी कहाँ की है, रेजिडेंस आपकी कहाँ की है, उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने फोन नंबर्स वगैरह डालने हैं, मोबाइल फोन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, प्रेफरेबली व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा गार्जियन का मोबाइल फोन नंबर यानी कि पेरेंट का, लैंडलाइन नंबर अगर घर पे कोई पीडीसीएल वगैरह लगा हुआ है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या, उसको फिलअप करोगे। आगे कहता है कि भाई आप क्या पेइंग कैडेट स्कीम के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि भाई आप पेइंग कैडेट स्कीम आर्मी, नेवी, पीएफ या मिलिट्री पर्सनल के तौर के ऊपर अप्लाई करो, यानी कि वो बच्चे जो पेइंग कैडेट के तौर पे होते हैं, यानी कि पहले वो आईएसएसबी क्लियर करते हैं, उसके बाद वो आर्मी के कोटे के ऊपर नर्स में पढ़ने जा रहे हैं, या नेवी के कोटे के ऊपर जा रहे हैं, पीएफ के कोटे के ऊपर जा रहे हैं, या आप बाद में अप्लाई करते हो, इंटेंट करते हो, क्योंकि फिर उस सूरत के अंदर वो जो आर्म फोर्स होती है वो आपका खर्चा वो उठाती है, सही है ना भाई। तो वो उस सूरत में उठाती है, तो यस या नो आप उसको सेलेक्ट करोगे। आपने नस का टेस्ट कहाँ देना है, क्योंकि अभी नस के नेट नंबर 1 का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो अभी इस्लामाबाद का खाली ऑप्शन आ रहा होगा, बट कल को जब आप नस के नेट नंबर 2 के लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा, अगर आप उसके लिए फिलअप करते हो, या फिर अगर आपने एक दफा इस्लामाबाद का टेस्ट दे दिया तो दोबारा फिर आपको ये सेलेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपके पास डायरेक्टली जो हमने वो स्टार्टिंग के अंदर ऑप्शन देखा था राइट हैंड साइड वाला, जहां पे आपकी तमाम एप्लीकेशन स्टेटस गिवन था, वहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा सेलेक्ट करने का, तो आप कहीं जहां पे टेस्ट देना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट करोगे। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप एफएससी, एफए इंटरमीडिएट बिलोंग करते थे, या ओए लेवल से बिलोंग करते थे, होम इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते थे, या फिर आपने डीएई डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग से आप बिलोंग करते हो, तो मैं एफएससी से सेलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद अभी मुझसे आगे की चीज पूछ रहा है कि भाई अच्छा आगे मुझसे ये पूछता है कि भाई तुम्हारा एचएससी या ए लेवल्स के अंदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि तुमने इंटरमीडिएट के अंदर आपका क्या ग्रुप था, प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, क्या था, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दिया। अब ये मुझसे पूछता है कि भाई तुम्हारे मैट्रिक तुम्हारा कब कंप्लीट हुआ था, तो मैंने इसको कहा कि भाई मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ है 2024 के अंदर। टोटल नंबर मैट्रिक में कितने थे, टोटल नंबर कितने मैट्रिक में होते हैं 1100। आप अपनी मार्कशीट अपने सामने रखिएगा, उस पर लिखे होंगे आपके टोटल नंबर मैट्रिक के एसएससी के, और आपने कितने नंबर स्कोर करे। लेट सपोज मैं कहता हूं मैंने 1001 नंबर स्कोर करे थे। मेरे स्कूल का नाम क्या था, मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया। बोर्ड क्या था, मैंने कहा कि भाई मेरा बोर्ड है फेडरल बोर्ड, सही है ना। इसको आप चलो एपीएस कर देता हूं मैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया भाई आर्मी पब्लिक स्कूल है मेरा, तो ओके। अच्छा भाई मेरा पार्ट 1 कब कंप्लीट हुआ, मेरा एचएससी पार्ट 1 2025 में कंप्लीट हुआ। अच्छा पार्ट नंबर 1 के सिर्फ नंबर आपने लिखने, तो मैंने पार्ट नंबर 1 में टोटल नंबर होते हैं 550, मैंने वो लिख दिए। और मैंने कितने स्कोर करे, मैंने स्कोर करे 489, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा मेरी कितनी परसेंटेज बनती है, ओके। और मेरा ये भी आर्मी पब्लिक कॉलेज आ रहा है, मेरा एपीसी आ रहा है। तो मेरा बोर्ड कौन सा है, मैंने यहाँ पे भी कह दिया बोर्ड मेरा फेडरल बोर्ड आ रहा है। याद रखिएगा नस्ट में कोई कोटा नहीं होता, नस्ट के अंदर किसी बोर्ड का कोई कोटा नहीं है, यानी कि भाई आप किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड से बिलोंग करते हो, ए लेवल से बिलोंग करते हो, फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई कराची बोर्ड की इतनी सीट्स हैं, पंजाब बोर्ड की इतनी सीट्स हैं, या फेडरल बोर्ड की इतनी सीट्स हैं, ऐसा कोई मजाक ही नहीं है नस्ट के अंदर। नस्ट में टोटल ओपन मेरिट पॉलिसी है। इसका मतलब ये कि भाई आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपकी कोई भी परसेंटेज आएगी, आपकी 60+ परसेंटेज बस होनी चाहिए। आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसके नंबर है। तभी मैं बार बार कह रहा हूं तैयारी खुदारा स्टार्ट करो, तैयारी खुदारा स्टार्ट करो। तैयारी जो बच्चा करेगा वही कामयाब है, अदरवाइज दूसरा बंदा क्या है, जो कामयाब होगा वही सिकंदर है, जो नहीं मेहनत करेगा वो बंदर है। अच्छा भाई एचएससी पार्ट चूंकि हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ 2026 में कंप्लीट होगा, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे। आई सर्टिफाइड दैट द एकेडमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज एक्यूरेट ब्ला 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 ब्ला। अच्छा अब देखो, अब आते हैं असल ऑप्शन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी फॉर्म की फीस है 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए के अंदर आप ना सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हो बल्कि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इसी तरीके से आप बीएस केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, इसी तरीके से आप बीएस मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इसी तरीके से आप बीएस फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो आपने यहाँ पे जाना नहीं है,
मगर भाई जब पैसा भर रहे हो ना तो एटलीस्ट टेक मार दो। खैर है, कल को अल्लाह ना करे कोई ऑप्शन ना हो, कुछ में अच्छा लग जाए, लेट सपोज हमारा माइंड चेंज हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस सूरत के अंदर इस 5,000 रुपए के जो टेस्ट होगा इसमें तुम सारी चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर तुम आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन पे अप्लाई करते हो, इसके फॉर्म की फीस अलग 5,000 रुपए, इसका टेस्ट भी अलग होगा। सिमिलरली अगर कोई बच्चा बिजनेस स्टडीज या सोशल साइंसेज में अप्लाई करेगा तो भाई उसके 5,000 रुपए का टेस्ट फिर अलग होगा, इस ध्यान में रखिएगा बेटा, सही है ना भाई। तो पहले हम जरा समझ लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर आप लेट सपोज अप्लाई कर रहे हो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, तो अपनी प्रेफरेंसेस को रखिएगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर हमने जैसे भी डिस्कस किया था कौन कौन से प्रोग्राम नस्ट ऑफर कर रहा है, तो मैंने भाई सबसे टॉप के ऊपर रख दिया लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स की, मुझे बड़ी पसंद है भाई, बेस्ट है। इसके बाद फिर मैंने रख दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीक्स को। फिर मैंने थर्ड नंबर पे मैंने रख दिया अल्लाह भला करे रावलपिंडी के अल्लाह भला करे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रावलपिंडी कैंपस को, एमसीएस को। फिर मैंने सर्च करके रख दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वैसे इलेक्ट्रिकल आपको पहले रखनी चाहिए थी, मेरी नज़र में इलेक्ट्रिकल आपको पहले रखनी चाहिए, सही है ना। तो आप इसको एक काम कर दो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना इस्लामाबाद की, मुझे ज़्यादा टॉप के ऊपर है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो नस्ट ऑफर कर रहा है ये कंप्यूटर मेजर ही कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे इस दफ़ा जो नस्ट के अंदर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट था सीक्स का, वो अराउंड 400 पे क्लोज हो गया था। तो भाई अगर आपको लेट सपोज सीक्स के अंदर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं मिलती तो मैं रिकमेंड करता हूँ लाजमी तौर पर इलेक्ट्रिकल के ऊपर जाओ, क्योंकि आई हैव वर्क विद दोज इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स। मेरे मास्टर्स के अंदर मेरे जो फ्लैटमेट थे, ही वाज अ ग्रेजुएट ऑफ द एमसीएस और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और वो फुल टाइम अब आईटी साइड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं कई सीक्स ग्रेजुएट्स को जानता हूं, क्योंकि नस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है उसका मेजर्स कंप्यूटर साइंस का है। ये जहन में रखिएगा, ये बातें आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने चौथी प्रेफरेंस के ऊपर रख दिया मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी को। अब मैंने यहां पे रख दिया, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगली कैंपस के अंदर उसके अंदर मैंने सीएमई कैंपस का रावलपिंडी का मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को रख दिया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंसेस को रख सकते हो, कोई भी 12 प्रेफरेंसेस। अच्छा, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने पहली प्रेफरेंस के अंदर मैंने रखा भैया बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद। फिर मैंने रखा बैचलर ऑफ डेटा साइंस इस्लामाबाद। फिर मैंने बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सेकेंडली अब देखो नस कराची के अंदर भी सीएस आ चुकी है, तो आप उसको भी रखो अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर। फिर उसके बाद मैंने लास्ट के अंदर कोयटा कैंपस का मैंने बैचलर ऑफ साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रख दिया, सही है ना। तो इसी तरीके से जो बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आप बिजनेस स्टडीज के सोशल साइंस में भी अप्लाई करते हो तो इसके 5,000 रुपए का टेस्ट आपको अलग देना पड़ेगा। याद रखिएगा, नस्ट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम से सीएस प्रोग्राम में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन तमाम फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बीएस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस, इसके लिए आपको अलग से कोई टेस्ट की फीस नहीं देनी, उसी टेस्ट के नंबर के ऊपर आप उसमें भी कंसीडर हो सकते हो, सही है। बट अगर आप आर्किटेक्चर में अप्लाई करते हो तो आर्किटेक्चर नस्ट का बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो भाई उसका टेस्ट चूंकि डिफरेंट होता है, वहां पे डिजाइन एप्टीट्यूड आ रही है, वहां पे मैथमेटिक्स आ रही है, वहां पे इंग्लिश आ रही है। तो इस टेस्ट में अगर अप्लाई करोगे इसकी फीस अलग देनी होगी और इसका टेस्ट भी अलग कंडक्ट होगा। यानी कि लेट सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करते हैं, नेट सोशल साइंस में भी अप्लाई करते हैं, या नेट इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करते हैं और नेट डिजाइन एप्टीट्यूड में भी अप्लाई करते हैं। हमारे पास ऐसे कई बच्चे होते हैं, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया नेट इंजीनियरिंग का टेस्ट भी देते हैं और नेट डिजाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट भी देते हैं, क्योंकि दोनों की तैयारी तकरीबन सिमिलर है, खाली डिजाइन एप्टीट्यूड का पोर्शन अलग होता है। तो हम आपको दोनों की तैयारी कवर करवाते हैं अपने बैचेस के अंदर। आपको एक ढेला, एक पैसा हमें एक्स्ट्रा नहीं देना होता। आपकी नेट्स के नेट नंबर 1, नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4 तमाम कोर्सेज को हम पढ़ाते हैं, तमाम पर्टिकुलर आपके नेट्स की तैयारी हम एक ही फीस में अपने बैच में कवर करवा रहे होते हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों टेस्टों में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, नस के नेट 1 में भी अगर आप दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2 डिफरेंट डे टेस्ट होगा। आपका इंजीनियरिंग वाला टेस्ट अलग दिन होगा, नेट आर्किटेक्चर वाला, इंडस्ट्रियल डिजाइन वाला टेस्ट अलग दिन होगा। इसका फीस आप अलग पे करोगे, प्लस इसका एडमिट कार्ड अलग आएगा आपका, सही है ना। इसी तरीके से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंस में अप्लाई करते हैं, यानी कि वो इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करते हैं और नेट सोशल साइंसेस के टेस्ट में भी अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, आपका दोनों का टेस्ट अलग होगा, आपका दोनों का एडमिट कार्ड अलग आएगा और दोनों का हमारे पास जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एलएलबी पे अप्लाई कर रहे हो, अगेन आपको अलग से पैसे नहीं देने। अगर आपने अप्लाई फॉर द बिजनेस इसमें अप्लाई करना है बिजनेस स्टडीज और साइंस के अंदर, तो एलएलबी उसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से पैसे नहीं देने, सही है ना भाई। अच्छा, अब आपने अगर इसको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, तो अब ये फाइनली देखो मेरे पास इस तरीके से फॉर्म, इसने मुझसे कह रहा है प्रीव्यू कर लो फॉर्म को, मैं इस डेटा को मैं हाइड कर दूंगा, मसला नहीं है। तो अब ये देखो मेरे पास ने प्रीव्यू करके मुझे शो अप कर दिया कि भाई तुमने ये फॉर्म फिल किया था। अब मैं चला जाऊंगा प्रोसीड फॉर द पेमेंट के ऊपर। अब ये मजे की चीज है, अब देखो नस की आपने फॉर्म की फीस पे कैसे करनी। आपके पास 3 ऑप्शन है नस की फॉर्म की फीस को पे करने के। या तो पहला ऑप्शन होता है कि आप 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस के जरिए पेमेंट करो। आपके पास अगर जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे कोई भी चीज मौजूद है तो इसके जरिए बिल पे करने का तरीकेकार क्या है, मैं इसका
बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास मेरी इजी पैसा की एप्लीकेशन मौजूद है, तो आपने करना क्या है, इजी पैसा एप्लीकेशन को अपनी ओपन करेंगे। इस इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सी ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे। ये सी ऑल का जो ऑप्शन होगा ना आपके पास, ये आपके पास मौजूद है इधर। जब आप इसको इजी पैसा एप्लीकेशन को अपनी ओपन करेंगे ना, ओपन करके यहाँ पे जाएंगे मोर विद इजी पैसा के ऊपर, तो यहाँ पे सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये व्यू ऑल आ जाएगा। जब व्यू ऑल आएगा ना, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिल पेमेंट का। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, इंटरनेट, वाटर, सोलर, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट फीस, इन्वेस्टमेंट, नादरा फीस, हाउसिंग सोसाइटी, और एक ऑप्शन आ रहा है अदर्स का। अदर्स पे क्लिक करोगे, अदर्स पे जब क्लिक करोगे ना, वो तुम्हें कहेगा वन बिल। जब वन बिल तुम्हें कहेगा ना, तो वहां पे फिर वन बिल के ऊपर वन बिल वन लिंक सर्विस पे क्लिक करके आपने फिर इस पर्टिकुलर वन बिल इनवॉइस वाउचर नंबर को आपने प्लेस करना है। ये आपके पास वन बिल इनवॉइस का जो वाउचर नंबर होगा, इसको आपने क्या कर देना है, आपने इसको एंटर कर देना है। इस वन बिल इनवॉइस नंबर को आपने फाइनली यहाँ पे क्या कर देना है, एंटर कर देना है। और ये वन मेरा जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, उस नंबर को आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद फाइनली ये आपका जो है ना ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड के ऊपर आपकी फीस पे हो जाएगी। आप यकीन मानिए 5 अक्टूबर वाले दिन भी अगर फीस पे करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग की नस्ट की डेट नहीं मिलेगी। नस्ट आप अगर फीस पे करेंगे ना, जब आपकी फीस वेरीफाई होगी, जब आप फीस पे करेंगे और आपकी फीस वेरीफाई होगी, उसके बाद नस्ट आपको खुद ऑप्शन देगा। आपके पास स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग की डेट शो हो रही होंगी। नस्ट आपको इतनी सहूलत देता है, इतनी ज्यादा सहूलत देता है, इतना फेवर करता है कि भाई तुम्हें जो है ना पर्टिकुलरली परेशान होने की जरूरत नहीं कि तुमने अगर पहले फॉर्म फिल कर दिया तुम्हारा स्टार्टिंग की डेट में एग्जाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी की टेस्ट की डेट उठाओगे। आपके पास 20 नवंबर 21 नवंबर तक का टाइम होगा टेस्ट की डेट सेलेक्ट करने का। अगर आप 5 अक्टूबर को टेस्ट का फॉर्म फिल कर देते हो, फीस पे कर देते हो, तो 21 नवंबर तक आराम से टेस्ट की डेट उठा सकते हो। सही है ना भाई? तो बताने का मकसद ये। अच्छा, जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करना चाहते हैं, तो फिर आप पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करो। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे चले जाओगे तो यहाँ पे फिर ऑब्वियसली टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, जो लोग पेमेंट थ्रू फीस इनवॉइस करना चाहते हैं, उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से अगर आप पेमेंट थ्रू दी फीस इनवॉइस के ऊपर जा रहे हो, अगर आप पेमेंट थ्रू दी फीस इनवॉइस के ऑप्शन के ऊपर जाते हो, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करोगे, उस सूरत के अंदर पर्टिकुलरली आपने सिंपल तरीके से किस ऑप्शन पे जाना है, आप इस पेमेंट थ्रू दी फीस इनवॉइस के पहले वॉचर को आप प्रिंट आउट करोगे। जब ये वॉचर आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, उसके बाद सिंपल तरीके से आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी हबीब बैंक की जो ब्रांच आ रही है, यू विल जस्ट विजिट दैट पर्टिकुलर ब्रांच, और उस ब्रांच के अंदर विजिट करने के बाद आपने सिंपल तरीके से क्या काम करना है, आपने सिंपल तरीके से वहां पे उनको एक वॉचर शो अप करना है। और ये वॉचर शो करने के बाद आप फीस अपनी पे करोगे 5,000 रुपए, जो भी आपकी फीस बनती है। अगर आप 2 टेस्टों में अप्लाई करो 10,000 रुपए बन जाएगी, 3 में अप्लाई करो तो 15,000 रुपए बन जाएगी, एंड सो ऑन। तो भाई आपने इसको प्रिंट करवाने के बाद वहां पे जाके उनको वहां से जाके हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप पे कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद करना क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर अगर आप फीस वॉचर के जरिए फीस को पे करते हो, उस सूरत के अंदर आपने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर अगर आप वन लिंक के जरिए भी करो, तो आप यहां पे क्या करोगे, तो सेलेक्ट करोगे आप किसके जरिए फीस पे करो, हबीब बैंक, क्रेडिट कार्ड, किसके जरिए फीस पे करो। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हबीब बैंक के जरिए कर रहा हूं, तो भाई मैंने कितनी अमाउंट हबीब बैंक में डिपॉजिट करी है, 5,000 रुपए करी है। तो ब्रांच का एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज आई एम पेइंग द फीस एट द हबीब बैंक सदर रोड ब्रांच रावलपिंडी। ये जो गोल मार्केट की ब्रांच है ना रावलपिंडी की, मैं रावलपिंडी की जो गोल मार्केट की ब्रांच है सदर के अंदर, मैं उसकी ब्रांच के अंदर फीस पे कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे उसका एड्रेस डालूंगा, जो भी उसका एड्रेस आ रहा है। किस डे को मैंने फीस पे करी है, 5 अक्टूबर को मैंने फीस पे करी है, यानी कि आज संडे वाले दिन मेरे लिए बैंक खोला हुआ था उन लोगों ने माशाल्लाह से। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो बेटा देखो, जब मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो इस तरीके से फाइनली ये मेरा सबमिट हो गया। वो तो आपस की बात है, जब ये नस वाले मेरा फॉर्म देखेंगे ना, तो ये बैठ के मेरे पीछे काली वीगो को भेजेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तो भाई आपको गाइडेंस करने के लिए मैंने फीस की स्लिप वगैरह सारी मैंने वो जारी डाली हुई है, तो मेरे पीछे फिर काली वीगो आ रही होगी। खैर है, अब मैं क्या करूंगा, माय अकाउंट के ऑप्शन पे जाऊंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब ये फीस जब वेरीफाई करेंगे ना, तो उसके बाद काली वीगो आएगी मेरे पास। तो खैर इनको पता तो नहीं है मेरे एड्रेस क्या ऑफिस का, सो डोंट वरी। खैर वो काली वीगो निकालना चाहे तो निकाल लें। खैर मसला क्या है कि भाई अब देखो एप्लीकेशन स्टेटस आपका सबमिट हो गया। अब जब फीस वेरीफाई होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीटेड का। फिर टेस्ट शेड्यूल का जो ऑप्शन होगा ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे, वंस योर फीस इज वेरीफाइड देन यू हैव अ ऑप्शन कि आप किसी भी टेस्ट की डेट के ऊपर नस का टेस्ट दे सकते हो। भाई 22 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पहली राह के अंदर जाके शहीद होना चाहते हो, जंग की पहले शहीद बनना चाहते हो, वहां पे डिपेंड करता है भाई। अदरवाइज नॉर्मली कोशिश करिएगा कि दिसंबर के स्टार्ट की डेट उठा लें या नवंबर के एंड की उठा लें, ताकि एटलीस्ट हमारे पास टेस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए कि भाई नस के नेट वन के अंदर दफा किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, सो ऑन। अच्छा, इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह आप यहाँ से प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। इफ यू गाइज आर अप्लाइंग फॉर द फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन, रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट
प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। नस सिविलियंस के लिए प्राइवेट सेक्टर है जिसकी सेमेस्टर फीस 2 लाख रुपए है। हाँ, और जो फौजी होते हैं भैया उनके बच्चों के लिए फीस काफी कम होती है, मगर सिविलियंस के लिए फीस काफी ज्यादा है। तो भाई इसमें कोई निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते तो नस्ट आपको इतना फेवर देता है कि भाई आपको फाइनेंशियल एड का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो वो तमाम बच्चे जो नस्ट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन पे जाना है, इसको फिलअप करना है। मैं इसको फिल करने का तरीका भी आपको सिखा रहा हूं। अच्छा, ये एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस एप्लीकेशन को फिल कैसे करोगे, ये आपके पास पर्टिकुलरली सबसे पहले नंबर के ऊपर हम जाएंगे, पहले पार्ट के ऊपर, इट इज फैमिली इंफॉर्मेशन। हमने क्या है, फैमिली इंफॉर्मेशन पे चले गए। आपने क्या करना है भाई, आपने सिंपल तरीके से आपने पर्टिकुलरली इस फॉर्म को फिलअप करना है लाजमी तौर के ऊपर, सही है ना। आपने क्या करना है, फाइनेंशियल एड इधर आपके पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोशिश करो फिलअप कर दो। देखो, किसी पेरेंट की अगर महीने की 4 लाख की सैलरी भी है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर उनके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की सेमेस्टर फीस 2 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली इट विल बी रियली हार्ड फॉर अ पेरेंट के उसको अफोर्ड कर सके। नॉर्मल सी बात है ना, घर का खर्चा 1 लाख रुपए एक एवरेज घर का खर्चा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो तो खैर डिपेंड करता है कि घर कितनी, जितनी आपकी चादर आप उतने पैर फैलाते हो। लोग 20,000 रुपए में गुजारा करते हैं, गुजारा करने वाले। बट द पॉइंट इज दैट कि यार एक पेरेंट है जिसकी, एक बाप है जिसकी सैलरी 4 लाख रुपए है, अगर उसके घर का खर्चा 1 लाख रुपए, तो उसके बाकी बच्चे भी तो खाना खाएंगे ना, उसके बाकी बच्चे भी किसी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसकी भी तनख्वाहें होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी भी सैलरी, आपकी फिर नस की फीस 2 लाख रुपए अगर आ रही है पर सेमेस्टर, फिर आपकी अलग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जाने आने की, कम्यूशन कॉस्ट एंड हॉस्टल कॉस्ट एंड सो ऑन। तो इसीलिए एक एडवाइजिंग ये होती है कि भाई लाजमी तौर पे फाइनेंशियल एड फॉर्म को फिलअप करो। इसको फिल कैसे करना है, सबसे पहले फैमिली इंफॉर्मेशन के ऊपर गए। फैमिली इंफॉर्मेशन के ऊपर वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पेरेंट का मार्शल स्टेटस क्या है, यानी कि आर योर पेरेंट मैरिड, सेपरेटेड या डिवोर्स्ड, उसको सेलेक्ट करो जो भी आपके वालिदैन की सिचुएशन है। फिर आपके पेरेंट का स्टेटस क्या है, दोनों हयात हैं, दोनों अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी हुई है, जिंदा हैं, उसको कलर करो। दोनों का इंतकाल हो चुका है, फादर हयात है, मदर का इंतकाल हो चुका है, या मदर हयात है, फादर का इंतकाल हो चुका है, जो भी सिचुएशन उसको लिखोगे। आपके नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने, ब्रदर्स, तो भाई आपके कितने बहन भाई हैं उसको लिखोगे। फिर आपकी नंबर ऑफ सिबलिंग्स यानी कि सिस्टर्स कितनी है, आपने उसको फिलअप करना है। तो भाई नस पूरी तहकीक करेगा। नस अगर आपको फाइनेंशियल एड दे रहा है, तो भाई अगर आपको ग्रांट दे रहा है, तो अब पूरी तहकीक आपकी वेबसाइट पे करेगा कि क्या आपकी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर आ रहा है, आपके डिपेंडेंट कितने हैं। अच्छा, डिपेंडेंट का मतलब क्या है, हमारे पंजाब साइड में, सिंध साइड में, केपी के साइड में अक्सर ये रवाज होता है, या बहुत सारी जगहों पे होता है कि भाई आपके जो घर का कोई बड़ा होता है ना, वो नॉर्मली चाचा के बच्चों की कफालत भी कर रहा होता है, ताया के बच्चों की कफालत भी कर रहा होता है, यानी कि उनका बोझ भी उठा रहा होता है। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो आप उनको भी सेलेक्ट करोगे। बट अगर आप ये सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे लिखते हो, अगर कोई आप चालाकी करने की कोशिश करते हो ना कि शायद नस्ट आपको ऐसे ग्रांट दे देगा, अगर आप लिखते हो नंबर ऑफ डिपेंडेंट 10 है, तो भाई मैं इस वीडियो को दूसरी दफा बना रहा हूं कि मेरी वीडियो खराब हो गई थी, तो बताने का मकसद है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट अगर आप ज्यादा डालोगे या आप एक भी डालोगे, तो भाई आपको उनकी सीएनआईसी, उनकी इंफॉर्मेशन भी पूरी देनी है, फिर कि उनका नाम क्या है, उनसे रिश्ता क्या है, आपके वालिद साहब का, कितनी कफालत करते हैं, वो करते क्या है, उनके अकाउंट्स क्या है, तो वो सारी चीजें भी फिर आपको देनी पड़ेंगी। तो आप झूठ बोल के बच नहीं सकते, क्योंकि देखो झूठ के पैर नहीं होते। अगर आपने कोई झूठ यहाँ पे डाला तो फिर वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, नस वाले बावले नहीं बैठे हुए, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जाहिर है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स मेरे क्या है, मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, सही है। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो इसने मुझसे अब देखो पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, कि भाई पहले वाले सिबलिंग का नाम क्या है, तो मैंने डाल दिया फलाना, ये आ गया नाम। दूसरे वाले सिबलिंग का नाम क्या है, मैंने डाल दिया भाई फलाना, ये आ रहा है, सही है। अब मैं इसको सेव कर दिया। और नस के जो ये फॉर्म है ना, ये प्रॉपर एक IT कंपनी ने किसी ने बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई इस फॉर्म के अंदर आप जो डेटा डालोगे ना, नेक्स्ट डेटा आपकी पुराने वाले डेटा से पूरा लिंक आ रहा है, यानी कि जो आपने पहले वाले सिबलिंग का नाम डाला, अब उसका पूरा कट्टा छट्टा आपसे पूछा जाएगा आगे चल के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंट या गार्जियन की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अब देखो पेरेंट या गार्जियन की इन्फॉर्मेशन, यानी कि भैया पेरेंट का पूरा नाम क्या है, उनकी एज क्या आ रही है, उनका एड्रेस क्या आ रहा है, उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या आ रही है, उनका प्रोविंस क्या आ रहा है, उनका सिटी क्या आ रहा है, उनके फोन का लैंडलाइन नंबर क्या है, मोबाइल का नंबर क्या है, फोन वर्क क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आ रही है, भाई 8वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास पास है, कभी स्कूल नहीं गए, जो भी चीज XYZ, मैट्रिक पास है, जो भी XYZ, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है, जो भी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, बिजनेस है, एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, क्या है, फार्मर है, कोई प्रीवियस जॉब इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से मदर की फुल नेम क्या है, मदर की एज क्या है, मदर का एड्रेस क्या है, मदर का कंट्री क्या है, मदर की प्रोविंस क्या है, मदर का सिटी क्या है, फोन लैंडलाइन, मोबाइल फोन नंबर, फोन वर्क, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इससे पहले उन्होंने कोई जॉब करी थी वालदा ने, या तो क्या करी थी, तो किस तरह की थी। इसके अलावा गार्जियन इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि भाई अगर आपकी फैमिली को आपके कोई और गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं। अब होता है ना कि भाई मामू शामू कुछ पैसे वैसे हर महीने पकड़ा देते हैं, अगर आपके घर के हालात सही नहीं होते, ये चाचा आपके घर के हालात सही नहीं होते, कुछ पैसे दे देते हैं। तो अगर तो इस तरह का सिनेरियो है तो आप उसको भी सिलेक्ट करोगे, उसको डिफाइन बैक करोगे। जैसे मैंने आपसे कहा बच नहीं सकते, आपको एक एक चीज डिफाइन करनी है। फिर इसी तरीके से देयर कम दी थर्ड ऑप्शन,
कि भाई सेल्फ और सिबलिंग ऑप्शन क्या है। अब सेल्फ इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, फिर आपका मार्शल स्टेटस क्या आ रहा है, यानी कि डिवोर्स, मैरिड, सेपरेट, सो ऑन। पॉकेट मनी क्या है, यानी कि आपके वालिद साहब आपको महीने के 100 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए कितने पैसे देते हैं, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, आपका ईमेल एड्रेस कहाँ का है, आपका मोबाइल फोन नंबर क्या है, आपका रिलीजन क्या आ रहा है, फिर आपके मैट्रिक या ओ लेवल्स की डिटेल क्या है। अब ये जरा गौर से देखो, आपका मैट्रिक आपने ओ लेवल्स कहां से किया था, क्या था, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट इदारा था, कैसा था, आप किस ईयर क्वालिफाई किया, आपका मैट्रिक, आपका रोल नंबर क्या था बोर्ड का, आपकी बोर्ड की परसेंटेज क्या थी, आपकी महीने का ट्यूशन का खर्चा क्या था, आपका ट्यूशन का सेंटर का एक्सपेंस क्या था, आप अगर किसी हॉस्टल में रहते थे उसका एक्सपेंस क्या था, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती थी घर से उस जगह जाने के लिए, उस जगह से वापस आने के लिए, उसकी कॉस्टिंग क्या थी, इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको कोई मिली थी या नहीं मिली थी, उसकी कॉस्टिंग क्या थी। फिर एफएससी के अंदर सेम डेटा आपको डालना है कि भाई एफएससी के अंदर आपकी इन तमाम चीजों को आपने डालना है कि भाई कॉस्ट ऑफ बुक्स क्या आ रही हैं, जो किताबें कोई परचेज करी थी उसकी कॉस्टिंग क्या थी, यानी कि एक छोटी छोटी डिटेल्स पूछी हुई है। फिर सिबलिंग इंफॉर्मेशन है कि भाई उनका मार्शल स्टेटस क्या है, सिबलिंग का, उनकी शादी हुई हुई है, उनकी पॉकेट मनी क्या होती है, वो पढ़ रहे हैं करंटली, अगर पढ़ रहे हैं तो यस करोगे तो बेटा आगे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखा ना मैंने क्या कहा था, एक एक चीज वेल डिफाइंड है। तो इफ यू आर फिलिंग द फाइनेंशियल एड फॉर्म तो आपको प्रॉपर डिटेल में चीजों को फिलअप करना है, सही है ना। तो हर चीज उन्होंने यहाँ पे मांगी भी आपसे इसी तरीके से। देन फिर आप जाओगे नेक्स्ट ऑप्शन डेट इज, अच्छा मैंने चूंकि डिपेंडेंट ऊपर 0 रखे थे क्योंकि भाई लेट सपोज मेरे पेरेंट किसी और को सपोर्ट नहीं करे तो मैंने डिपेंडेंट मैंने 0 रखे, तभी ये कंप्लीट ऑलरेडी हुआ है। अच्छा इनकम एक्सपेंस इंफॉर्मेशन क्या है, अब इसको जरा गौर से देखो कि भाई आपके घर में इनकम क्या होती है, यानी कि मंथली इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, आपकी महीने की इनकम आपने ऊपर वाले साहब की सैलरी ऑलरेडी डिफाइंड कर दी है। तो अब आप बताओ कि आपके घर में कोई और मंथली इनकम आती है, यानी कि कोई गांव की जमीन हो, कोई किराया आता हो कहीं से, या कोई आपके पास कोई और दुकान शुकान कोई अवेलेबल हो, कोई गाड़ियां रेंट पे आपने दी हुई हो, अदर इनकम सोर्सेज क्या हैं, कोई फैमिली की मंथली एक्सपेंस कोई आता है आपके पास, यानी कि अच्छा अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके फैमिली का मंथली एक्सपेंस क्या है। क्लोथिंग, यानी कि कितना कपड़ा आपके घर का बनता है महीने के अंदर, महीने में कोई कपड़ा छपड़ा जो बनवाते हो आप कितना बनवाते हो, एंटरटेनमेंट में कितना पैसा खर्च करते हो, भाई जो लस्सी शस्सी या बाहर से जाके जो आप एंटरटेनमेंट में पैसा उड़ाते हो वो कितना उड़ाते हो, वेकेशंस कहाँ कहाँ मनाने के लिए जाते हो उन पर खर्चा कितना आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगर कोई घर पे बीमार है तो महीने का मेडिकल एक्सपेंस का बिल क्या होता है, इसके अलावा फूड के ऊपर कितना पैसा जाता है, अगर कोई सर्वेंट्स है तो उनकी सैलरीज क्या आ रही है, फैमिली मोबाइल एक्सपेंसेस क्या है, यानी कि जैस का आपने कोई खर्चा लिया हुआ है, कोई आपके मोबाइल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, और अदर एक्सपेंसेस का रीजन भी आपको देना है क्योंकि आप फाइनेंशियल एड लेने के ऊपर जा रहे हो। तो तमाम चीजें आपको करनी है। फिर आपको हाउस इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है कि भाई आपका जो हाउस है उस घर का एड्रेस बताओगे, इस घर की ओनरशिप किसके पास है, ये घर आपने खुद खरीदा था आपके वालिद साहब ने, इनको रेंट के ऊपर आप रह रहे हो, या इनहेरिट है यानी कि जद्दी पुश्ती की पुरखों की जायदाद आपको मिली थी, पुरखों की जायदाद जो होती है दादा की परदादा की वो आपको मिली थी, या रेजिडेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर उसको आप सेलेक्ट करोगे। इसी तरीके से फिर आप सेव करके आगे बढ़ोगे, फिर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन पे जाओगे, आपके वाले साहब के पास और कितनी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप यस करोगे तो नंबर ऑफ प्लॉट, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ शॉप्स, तो हर चीज वो आपसे पूछेगा। जैसे मैंने आपसे कहा एक एक डिटेल आपसे पूछी जाएगी, एक एक डिटेल। इसी तरीके से फिर आप जाओगे यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। यूटिलिटी बिल्स के ऊपर क्या क्या पूछा भाई, घर में कितने बिजली के कनेक्शन है, सुई गैस के कनेक्शन है, टेलीफोन के कनेक्शन है, तो वो हर चीज आपसे पूछी हुई है कि भाई वाटर कनेक्शन कितने आ रहे हैं। अच्छा इसके अंदर भी हर डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है वो लास्ट महीने का बिल क्या था, हाईएस्ट बिल क्या था, हाईएस्ट बिल का महीना कौन सा था, लोएस्ट बिल कौन सा था, लोएस्ट बिल का महीना कौन सा था, इस बिल शेयर्ड विद समवन, यानी कि लेट सपोज जो बिजली का कुंडा लगाया हुआ है, जो बिजली का कनेक्शन लगाया हुआ है, वो दो फैमिलीज उसको डिवाइड कर रही है, एक ही फैमिली के ऊपर डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो शेयर बिल तो नहीं है। इसका मतलब है कि भाई होता है ना बहुत दफा घर के बाजू मीटर लगा हुआ होता है, ऊपर नीचे दो घरों पे चल रहा होता है, इसी तरीके से सुई गैस के ऊपर है, इसी तरीके से टेलीफोन के ऊपर है, वाटर के ऊपर है। तो ये तमाम डिटेल्स आपसे यहाँ पे नस पूछ रहा है। इसी तरीके से फिर आप जाओगे एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन के ऊपर कि भाई कोई आपके पास घर में कोई ज्वेलरी वगैरह है, कोई हीरे जवाहरात मोती शोती, कोई सोने के बिस्कुट विस्कुट मौजूद है घर पे, तो भाई उनकी तमाम डिटेल्स भी डिफाइंड बैक करो। कोई डायमंड भी है, अभी डायमंड भी पूछ रहा है भाई, सही है। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो भाई पर्सनल अकाउंट आपके फादर के कितने हैं और बिजनेस कितने बैंक अकाउंट के अंदर आपके फादर का एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली आपके मदर का पर्सनल बैंक अकाउंट कौन सा है और बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा है। सिमिलरली आपका पर्सनल बैंक अकाउंट और बिजनेस बैंक अकाउंट, फिर आपके भाइयों का बिजनेस और पर्सनल बैंक अकाउंट। अगर आप यहाँ पे एक करते हो, दो करते हो ना, तो इसको जरा अपडेट करिएगा, सही है ना, इसको जरा अपडेट करिएगा। तो आप देखिएगा सबका आपसे अकाउंट नंबर तक मांग रहा होगा, कहाँ पे किस ब्रांच के अंदर है, तो ये आपसे प्रॉपर्ली डिटेल्स लेगा, ये आपसे देखो प्रॉपर डिटेल्स लेगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये आपसे प्रॉपर डिटेल लेगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या है उसका, एक एक चीज आपसे पूछेगा, एक एक चीज, तो दे विल बी ऑब्वियसली वेरीफाइंग इट। नस्ट है भाई,
उसके पास कोई कमी है क्या इंटेलिजेंस की? तो इंटेलिजेंस एजेंसी से वो पूछवाएगा, आर्मी के अंडर आती है भाई, फाइनेंशियल एड वो ऐसे नहीं दे रहा आपको। द पॉइंट इज डेट। अच्छा, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन कि भाई घर पे कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, चेसिस नंबर क्या है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। लेट्स सपोज मैं 3 गाड़ियां लिखता हूं, अब देखो जरा मुझसे पूछेगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ईयर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इंजन कैपेसिटी क्या है, ओनर क्या है, फ्यूल एक्सपेंस क्या है, टोकन पेड कब का है, मंथली मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या है। सो दैट्स द रीजन। क्लियर है भाई? तो ये आपको सारी चीजें फिलअप करनी है। आप नो कर दोगे तो ऑब्वियसली इतना लंबा वो आगे नहीं जाएगा। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट, अब ये बड़ा काम की चीज आ रही है कि भाई आपके पास एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है। इसका मतलब क्या है, यानी कि देखो, इफ यू आर अप्लाइड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने नस्ट के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हो? इफ यस तो उसको टिक करोगे, इफ नो तो उसको लिखोगे यहाँ पे। सही है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अच्छा, अब वो मुझसे कहता है कि भाई अच्छा मैंने चूंकि ऊपर का फॉर्म सही से फिल नहीं करा हुआ तो इसलिए यहाँ पे 00 आ रहा है। ये 00 जो आपको रेड मार्क दिख रहा है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर का फॉर्म फिल नहीं करा। जो ऊपर आप डेटा डालोगे ना, जो ऊपर आप घर वालों के बिल्स वगैरह या मंथली इनकम वगैरह डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा हो। अच्छा, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई डिस्पोजेबल इनकम इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास कितने महीने के पैसे ऐसे होते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं, कितने पैसे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं आपके घर से बाहर जा रहे होते हैं, यानी कि भाई आपके वालिदैन कितने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो ये आपने विद इन 500 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना है। सही है ना? ये आपने विद इन 500 वर्ड्स में डिफाइन करना है कि भाई ये जो आपकी महीने की इनकम है, टोटली आपके महीने का जो खर्चा है और आपका नेट मंथली डिस्पोजेबल इनकम जो है, यानी कि भाई अगर तो देखो इसको पहले आप पढ़ लो। टोटल मंथली इनकम का मतलब क्या है कि आपकी इज द एडिशन इनकम ऑफ द फादर मदर स्पाउस सेल्फ सिबलिंग गार्जियन कंट्रीब्यूशन इनकम ऑफ द एडिशनल सेविंग, यानी कि भाई टोटल जो आपके घर में ये मंथली इनकम आ रही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फादर इनकम मदर स्पाउस सैलरी, उनके अलावा जो एडिशनल खर्चा आपके पास आ रहा है, और फिर आपके महीने का खर्चा कितना है उसको आप डिफाइन करो। सही है? उसके बाद आप देखो नेट मंथली डिस्पोजेबल क्या बनेगा। जब आपने डेटा ऊपर आप फिलअप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर तो ये नेगेटिव में आ रहा है तो भाई नस्ट आपसे कहता है एक्सप्लेन करो नेगेटिव में क्यों है। अब देखो इस ऑप्शन में क्या करना है, आपने जो ऊपर डेटा भरा है ना, यानी कि मंथली इनकम, आपका मंथली खर्चा कितने आ रहे हैं, नेट मंथली इनकम डिस्पोजेबल, ये इसका मतलब क्या है कि भाई आपके महीने की इनकम क्या है। ये महीने की इनकम है एडिशनल इनकम, आपके वालिद साहब की सैलरीज वगैरह के अलावा जो आपके घर के अंदर महीने की इनकम आती है बचती है वो इतनी होती है, और आपके घर का खर्चा कितना है वो इतना है। अब अगर आपने कोई गलत बयानी करी होगी ना तो ये नेगेटिव के अंदर होगा। तो नस कहता है कि भाई उसको एक्सप्लेन करो नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि ये तुम्हारे फादर की सैलरी के अलावा टोटल मंथली इनकम इज द एडिशन ऑफ इनकम ऑफ फादर मदर स्पाउस, यानी कि भाई तुम्हारे जो घर की सैलरी है उनके अलावा जो और घर के खर्चे हो रहे हैं ये वो मंथली इनकम है, यानी कि टोटल घर में जो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं ना वो टोटल मंथली इनकम है, और उनमें से कितने तुम एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहा है वो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है। तो अगर ये नेगेटिव के अंदर है तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या रीजन है, ऐसे क्या खर्चे किए जा रहे हैं कि तुम्हारे जो टोटल घर में पैसे आ रहे हैं इनकमिंग और जो आउटगोइंग पैसे हैं उसके अंदर इतना बड़ा तजाद क्यों है कि भाई पैसे कम आ रहे हैं खर्च ज्यादा कर रहे हो तुम लोग। तो एक्सप्लेन करो उसको बेटा बैठ के 500 वर्ड्स के अंदर। इसके बाद आपको फिर ये लिखना है टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नस ट्यूशन फीस इन पीकेआर। नस की तकरीबन 2 लाख रुपए फीस है महीने पर सेमेस्टर। तो अब आप ये यहाँ पे लिखो कि भाई अपनी मर्जी से कि आपके पेरेंट्स कितनी फीस आपकी अफोर्ड कर सकते हैं। आपने लिख दिया कि भाई 20,000 रुपए फीस अफोर्ड कर सकते हैं, 20,000 रुपए। तो भाई अब फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहां पे लिखोगे कि भाई आप अपने फाइनेंशियल हालात को एक्सप्लेन करो, नस्ट आपको सपोर्ट क्यों करे, आपके पेरेंट्स ऐसा क्या चीज है क्यों आपको सपोर्ट करे, आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे खराब क्यों हैं, आप क्यों फाइनेंशियली आप इतने वीक हो गया, क्यों फाइनेंशियली आपको स्कॉलरशिप चाहिए, क्यों फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल एड चाहिए, इसको आप एक्सप्लेन बैक करोगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन करोगे, फिर सेव करके आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से ये आपका तकरीबन फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा इस तरीके से। और फिर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने लगाओगे तमाम के तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे तमाम के तमाम फादर का अकाउंट नंबर, उसकी बैंक स्टेटमेंट आप लगाओगे, बैंक स्टेटमेंट फादर के अकाउंट नंबर की, बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स की आप लगाओगे, और इन तमाम डिटेल्स को यहाँ पे आप फिलअप करोगे। तो ये जो चीजें आ रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपने ये फाइनेंशियल एड के फॉर्म को फिलअप करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। अब फाइनली ये हमारा फॉर्म फिलअप हो गया। सो भाई रिमेंबर दिस थिंग, मैं एक चीज यहाँ पे बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं दोबारा कहने को तैयार हूँ। आप 50 दफा मुझसे बोलोगे, मैं 50 दफा आप लोगों से कहने को तैयार हूँ। देखो ये तमाम चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, ये तमाम चीजें हो जाएंगी, आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, आप फॉर्म आज अगर 5 अक्टूबर वाले दिन फिल करते हो, आपके पास फॉर्म फिल करने की डेडलाइन क्या है, 5 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक की हमारे पास डेडलाइन आ रही है। सही है ना? आप आज फॉर्म फिल कर दो, 10 दिन बाद कर दो, 5 दिन बाद कर दो, 40 दिन बाद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सही है। असल चीज क्या है? प्रिपरेशन। याद रखिएगा, तैयारी अपनी जितनी अच्छी करोगे उसमें आपके लिए फायदा है। आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो खुदारा तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से करो। तैयारी बेस्ट कर लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने लाजमी तौर पे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे वो आपको हेल्प करेगा। आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है दुनिया में सबसे ज्यादा। याद रखिएगा, हमारे बैचेस की खास बात ये है कि भाई आपके नेट 1 में नंबर कम भी आएंगे तो हम आपका बैच एंड नहीं करेंगे। आपके नेट 2 में नंबर कम भी आएंगे तो हम आपका बैच एंड नहीं करेंगे। आपको मल्टीपल टाइम कोर्सेज कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा, हजारों एमसीक्यू का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, मल्टीपल पास पेपर्स। मैंने काफी सारे डेमो लेक्चर बैच बन के डाले थे भाई। देखो, मैं तो ओपनली कहता हूं, देखो भाई आप फैसला करो। भाई अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपके यूट्यूब लेक्चर में उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई। डिफरेंस ये है कि भाई यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं 3 साल पुराने के, यूट्यूब पे आपको 4 साल पुराने लेक्चर मिल रहे हैं, यूट्यूब पे आपको लाइव लेक्चर थोड़ी मिल रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस नहीं मिल रही, यूट्यूब के ऊपर आपको हमारे पोर्टल का एक्सेस नहीं मिल रहा, यूट्यूब के ऊपर आपको हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिल रहा, यूट्यूब के ऊपर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी नहीं हो रही, यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्जेक्ट के लेक्चर मिल रहे हैं, वो भी काटे पीटे, कुछ लेक्चर डले हुए हैं, कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आपको कोई प्रॉपर कैरियर गाइडेंस नहीं मिल रही, यूट्यूब पे आपको कोई प्रॉपर एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस नहीं मिल रहा, यूट्यूब पे आपके प्रॉपर्ली टेस्ट की गाइडेंस सेशन नहीं कंडक्ट किए जा रहे, यूट्यूब के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट की डाउट क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही, यूट्यूब के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली क्वेरी क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही है। हमारे सिर्फ बैचेस के अंदर होता है भाई। हम जितनी मिनिमल फीसेस कॉम के बच्चों से ले रहे हैं, हम जितनी फीसेस कॉम के बच्चों से ले रहे हैं उससे ज्यादा इस कॉम के बच्चों के ऊपर हम लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि हम जितनी ज्यादा इस तरीके से इस कॉम के बच्चों से अगर पैसे ले रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हम इस कॉम के बच्चों पे लगा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन के अराउंड है, 2 मिलियन की कॉस्ट है। उससे ज्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने हमें पेमेंट करी और हमने उस कॉम के बच्चों पे लगाया। आपको हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स मिल रहे हैं, आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी मिल रही है जो आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवा रही है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं करते हुए मिलेगा। दैट्स द रीजन कि हमारी सिर्फ नस्ट में पोजीशन नहीं है, हमारी नस्ट में भी पोजीशन है, फास्ट में पोजीशन है, जीआईके में पोजीशन है, यूईटी में पोजीशन है, कॉमसेट में पोजीशन है, प्याज में पोजीशन है, लम्स में पोजीशन है, आईबी में पोजीशन है, एनईडी में पोजीशन है, मैरान में पोजीशन है, एमडी कैट के अंदर पोजीशन है। दैट्स द रीजन दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं इसको आगे चल के मजीद एक्सप्लेन भी कर देता हूं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपने लाजमी तौर पर इस वीडियो को खुद भी देखना है, मैं तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आशा सानी इसी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईके के लिए, यूईटी के लिए, एनईडी के लिए, मैरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबी या लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए 2 तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में 2 तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या ये कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा, सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है।
और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी लेने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है।
हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इनटू dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, क्वाड्रेटिक यहां पर आएगा, सही है, फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आप रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास फिर पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर, तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है। तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को
को रिवाइज कर रहा है, तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट वन से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा या गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके वो पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पे अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी, यानी कि भाई आपके अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है
अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई GIK में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहां पे वो HOD मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के MCQs वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये UVT के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि A लेवल्स O लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है। अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा। मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं। भाई ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, IMI शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, NED में सिर्फ एक पोजीशन होगी तो जाके
तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआई के में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आई में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है। तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसकी पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं। भाई मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूं, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूं, मैं जानता हूं कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी, कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सद्दा में रहते हो, 4 सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ, उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का 3रे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है,
ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई, आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज बताने का मकसद क्या है। अच्छा आप वापस आते हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस होती है ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का जमाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं, सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपए भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूं, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा, तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपए फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपए उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज, मैं वो तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीजों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है
कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।